हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में आइसोमेरिज्म शुरू किया था। उसमें स्केलेटन्स लिखना और स्केलेटन्स को कैसे हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रख के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोकार्बन्स में कैसे कैलकुलेट की जाती है, और हाइड्रोकार्बन में अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम इन सब की अगर फ्लोरीन ये सब आ जाते हैं हेट्रो एलिमेंट्स, तब नंबर ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया हुआ था। एक पोर्शन छोटा सा रह गया था जिसको ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो इफेक्ट तो डिटेल में हो ही चुका है, लेकिन वो एक ही तरीके, ये सारे के सारे एक तरह से मतलब सब रेलेवेंट हैं एक दूसरे से। ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना भी रह गया है, अभी हम खत्म कर दे रहे हैं उसको। तो देखिए दोस्त, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR बोलते हैं, और स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्राउडिंग इफेक्ट बोला जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, जब बहुत सारे बल्की ग्रुप एक साथ हो जाते हैं तो बल्की वर्ड या बहुत सारा क्राउडिंग वर्ड यूज करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में जब ग्रुप्स के बीच में साइज की वजह से रिपल्शन होता है। जब ग्रुप्स के बीच में साइज की वजह से रिपल्शन होता है तो एक नाम बोला जाता है उसको कि स्टेरिक इफेक्ट है वो। कोई बोले सर क्राउडिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल क्राउडिंग हो रही है, हमने कब मना किया, लेकिन उसका नाम स्टेरिक बोला जाता है। देखो दोस्त, ऑर्थो इफेक्ट हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, 2 क्लास हो चुकी है ऑर्थो इफेक्ट में, मतलब अलग से पढ़ाते पढ़ाते, कि सिर्फ ये ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन और ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड में लगता है। बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया आपने, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ ग्रुप टेकन, तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और अगर एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन या ऑर्थो पोजीशंस पे कोई भी ग्रुप आपने लगा दिया, तो वो मॉलिक्यूल एनिलीन से लेस बेसिक कहा जाएगा। ये ऑर्थो इफेक्ट होता है, उसका प्रूफ देखिए, एक बार बता दें फिर भी। लिखा है प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, और लिखा है ऑल ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। जितने भी ऑर्थो डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दोगे तो वो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक कहा जाएगा। ये ऑर्थो इफेक्ट होता है। दूसरी चीज क्या है, नाइट्रो एनिलीन के लिए, सिर्फ एनिलीन में दूसरा लगता है, प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, मतलब ऑल ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन आर वीकर बेसिस एज कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन के रिस्पेक्ट में अगर कोई मॉलिक्यूल आप चेक कर रहे हो जिसमें एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशंस पे कोई ग्रुप लगा है, तो एनिलीन से लेस बेसिक हो जाएगा। ये रिजल्ट होता है, हमने आज आपके इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए हैं, और ये एग्जांपल्स आप देख चुके हो। ABC 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा है बच्चा, कि आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगाते चले जा रहे हो, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ ग्रुप टेकन, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप ग्रुप लगाते चले जाओगे, जैसे एक बार NO2 लगाया और यहाँ पे दो दो NO2 लगा दिए, इधर आपने दो दो NO2 के साथ साथ एक NO2 और लगा दिया, तो लास्ट में जो NO2 लगा है यहाँ पे, इसका ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। रेड पेन से जो NO2 बना रहे हैं उनके ऑर्थो इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो ये वाला NO2 है इसका -M और -I इफेक्ट लगेगा, आप लोग जानते हो। तो कुल मिला के अगर ऑर्थो पोजीशन आप ब्लॉक करते जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है द वैल्यू ऑफ Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, या pKa की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, हाँ बहुत बढ़िया। अब कोई बोले सर कि हम ऑर्थो पे अगर एक ही ऑर्थो पे ग्रुप लगाते हैं, एक बार फ्लोरीन लगाते हैं, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन और एक बार आयोडीन, तो जब एक ही टाइप के ग्रुप लगा रहे हो तो उसमें जो बल्की ग्रुप होता है उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है। अभी प्रूफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये बता चुके हैं वैसे। तो फिर भी जितना ज्यादा बल्कि होगा, कोई बोले हम मोनोवैलेंट ग्रुप लगा रहे हैं, तो साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगता है और उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है समझने का। तीसरा वाला क्या है कि भैया अगर दो दो ऑर्थो, आपने दोनों ऑर्थो ब्लॉक कर दिया, एक बार एक ऑर्थो ब्लॉक किया हुआ है, एक बार ऑर्थो ब्लॉक ही नहीं किया, मतलब थर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें दो मिथाइल लगा दिया दोनों ऑर्थो पे, यहाँ पे एक लगा दिया, तो थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कुल मिला के बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दोगे आप, तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा।
और वो ग्रुप जितना ज्यादा बल्की होता चला जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा बल्की होता चला जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ती चली जाएगी, अगर एक ही ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाते हो तो। ऐसा हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया हुआ है, और लास्ट की ऑनलाइन क्लास में जो भी क्लास थी उसमें हमने आपको हिंट करके दिखाया हुआ है ये। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया बच्चा? आगे बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत प्यारा। और देखो दोस्त, कोई बोले सर हमने पांचवा एग्जाम्पल देखा, हमने साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया इसमें। कोई बात नहीं, तुम लगा दो ना साइक्लोप्रोपाइल, जिसमें दोनों में ऑर्थो पे साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। कोई भी ग्रुप लगा दो, नेचर एंड टाइप हमने बताया ही नहीं था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पे हमने ब्लॉक करना शुरू कर दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये ऑर्थो इफेक्ट होता है। क्या होता है कि बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है बेंजोइक एसिड से कंपेयर करने पे। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि नॉर्मल जो बेंजोइक एसिड होता है, ध्यान से देखना भैया एक्सप्लेनेशन, नॉर्मल जो बेंजोइक एसिड होता है उसमें से जब H+ रिलीज करते हो, तो H+ रिलीज करते हो तो उसमें से क्या होता है, CO- बनता है ना। अब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और O-, यही तो आता है बच्चा, आता है कि नहीं यस आता है? सर। यस सर। और हमने कल आपको क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो सुनो, ये PHCO- में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होता है, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे देखना कि भैया ये जो बना रहे हैं बेंजीन, ऐसे एक बेंजीन बना दिया हमने ये वाला, और यहाँ पे बना दिया C, और इधर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना दिया O-। ये O पे माइनस आ गया और C डबल बॉन्ड O आ गया। तो तुम बोलोगे सर बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो सुनिए, जो रेड पेन से बना रहे हैं उसको देखो, C डबल बॉन्ड को हमने रेड पेन से बना दिया, तो इस मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है। किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब लगता है, या रेजोनेंस कब होता है किसी मल्टीपल बॉन्ड में, जब उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई न्यूक्लियोफाइल पड़ा हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हो। तो इस रेड वाले डबल बॉन्ड को ये फील होगा कि हम कंजुगेट कर रहे हैं। किससे किससे साला कंजुगेट कर रहा है, बोलेगा हम O-, ये ग्रीन पेन से जो O- बना रहे हैं हम, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो रेड वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आपको दिख रहा है, तो इस न्यूक्लियोफाइल भी कंजुगेशन में आएगा रेड वाले डबल बॉन्ड के साथ। कोई बोलेगा सर ये जो एक यहाँ येलो पेन से बना रहे हैं, देखो येलो से, येलो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक से देख लो, ब्लैक पेन से बेंजीन का डबल बॉन्ड बना रहे हैं, बोलेगा वो भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है ना। रेड वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे, मतलब जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड होल्ड किया होता है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग बोलते हैं ना कंजुगेटेड सिस्टम का एग्जांपल है उसमें। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम O- की तरफ से भी होगा ग्रीन वाले तरफ से, और ब्लैक वाले तरफ से भी होगा। इसका मतलब दोनों रेजोनेट कर सकते हैं। हेलो। यस सर। यस सर। तो ग्रीन वाला रेजोनेट करेगा तो ऐसे करेगा कि भैया हम ठीक है पार्शियल डबल बॉन्ड, जब ग्रीन वाला रेजोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है टूट जाएगा इधर की तरफ, बोलेगा ठीक है हम टूट जा रहे हैं इधर की तरफ, तो भैया इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन जब ये ग्रीन वाला माइनस चार्ज अटैक करने जा रहा था तो जो ब्लैक वाला बेंजीन वाला है बोलेगा ठीक है, जो डबल बॉन्ड था उसके रिस्पेक्ट में भाई तुम न्यूक्लियोफाइल बने हुए हो, जो हम भी तो डबल बॉन्ड है, हम भी तो न्यूक्लियोफाइल है, हम भी तो रेजोनेट कर सकते हैं, भले ही कम रेजोनेट करेंगे लेकिन हम भी तो माइनस बनाएंगे अपने एडजेसेंट पोजीशन पे और उसको अटैक कराएंगे यहाँ पे, और वो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा इधर की तरफ। भाई एक न्यूक्लियोफाइल भी जो पाई बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बेंजीन का पाई बॉन्ड तोड़ेगा, भले ही थोड़ा कम तोड़ेगा, नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा रेजोनेंस, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस तो होगा इसका बेंजीन के भी पाई बॉन्ड का। तो इसमें C डबल बॉन्ड O में, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड में जब H+ हटाते हैं तो जो ग्रीन वाला रेजोनेंस कर रहा है उसका क्रॉस रेजोनेंस करने के लिए ब्लैक पेन से जो हमने डबल बॉन्ड बेंजीन का बनाया है वो भी तो क्रॉस कर रहा है। रादर म्यूचुअली दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। रादर जो रेड वाला डबल बॉन्ड है उसको लगेगा, रेड वाला डबल बॉन्ड को ये लगेगा कि ना तो 100% ग्रीन ग्रीन वाला हमसे रेजोनेट कर पा रहा है, और ना ही जो ब्लैक वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 100% हमसे रेजोनेट कर पा रहा है। क्या समझ पा रहे हो, जो रेड वाला डबल बॉन्ड है उसको ये फील होगा कि 100% हमें ये ग्रीन वाला भी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, और 100% हमारे पास ब्लैक वाला भी नहीं आ पा रहा है, दोनों ही थोड़े थोड़े आ रहे हैं। फील कर पा रहे हो भैया इसको?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, Yes, sir. और ग्रीन वाले जो रेजोनेंस हो रहा है उसको ब्लैक वाला अपोज कर रहा है, ब्लैक वाले रेजोनेंस को ग्रीन वाला अपोज कर रहा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, बेंजोइक एसिड की कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, और वो एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि बेंजोइक एसिड में H+ हटता है और O माइनस बोले तो ग्रीन वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करने की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन ग्रीन वाले जो रेजोनेंस है उसको सीज या अपोज करने के लिए ब्लैक वाला रेजोनेंस वहां पे अवेलेबल है। तो अगर इन केस कोई बोले सर, सपोज करो सडनली ब्लैक वाला रेजोनेंस सीज हो जाए, ब्लैक वाला रेजोनेंस डिसअपियर हो जाए, जो ब्लैक वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस कर रहा है, तो एक बात बताओ, जो ग्रीन वाला रेजोनेंस है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अगर ब्लैक वाला नहीं है तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इन एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग जो कि ब्लैक वाला है, इस नेगेटिव चार्ज जो ग्रीन वाला नेगेटिव चार्ज है उसका रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है, और ग्रीन वाला नेगेटिव चार्ज बना कब है दोस्त? वो H+ हटने के बाद बनना है। तो अगर सडनली बेंजीन का रेजोनेंस डिसअपियर हो जाएगा तो बेंजोइक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेंजोइक एसिड से H हटाओगे तो उसका माइनस रेजोनेंस करेगा, लेकिन बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं जो ब्लैक पेन से हमने बनाए हैं, वो उन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रेजोनेंस की वजह से ग्रीन वाला रेजोनेंस थोड़ा सा अपोज हो रहा होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, म्यूचुअली एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, दोनों ही रेजोनेंस कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमारा कंसर्न तो है एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है हमें ग्रीन वाला रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लेकिन ग्रीन वाले को ब्लैक वाला अपोज कर रहा है, तो ठीक है, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसे हम बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इज बिकॉज ऑफ बोथ ग्रीन वाले नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस की वजह से और ब्लैक वाले नेगेटिव चार्ज के अपोज की वजह से जो भी रिजल्टेंट बनता है उसके इफेक्टिव रेजोनेंस की वजह से ग्रीन वाले की हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है। इतना समझ गए बेटा? है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी हमने ऑर्थो डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया। तो बोलोगे ठीक है सर, ये रेड पेन से जो बना रहे हैं उसको देखो, रेड पेन से हम बना देते हैं कि इसका मतलब है भैया कि ब्लैक वाला भी रेजोनेंस करेगा और ग्रीन वाला भी रेजोनेंस करेगा। तो थोड़ा थोड़ा पार्शियल कैरेक्टर जो आएगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेंजीन में भी आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो ग्रीन वाला आपने ऑक्सीजन बनाया हुआ था नीचे की तरफ, ये ग्रीन पेन से अलग से बना ही देते हैं, उसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ओवरऑल इन्हीं की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेंजीन में भी होगा, और बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसके साथ भी ब्लैक पेन से पार्शियल डबल बॉन्ड हम बना दे रहे हैं। तो ये ब्लैक पेन से पार्शियल डबल बॉन्ड हमने ये बना दिया, और ग्रीन पेन से भी पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है कि ग्रीन पेन से भी पार्शियल डबल बॉन्ड बना है, ब्लैक पेन से भी पार्शियल डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये सिर्फ बेंजोइक एसिड बता रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सडनली अगर ये ब्लैक वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिसअपियर हो जाए, सडनली जो बेंजीन की वजह से क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है वो डिसअपियर हो जाए, तो इसका मतलब O- को पूरा मौका मिल जाएगा कि पूरा रेजोनेंस कर जाए, और उसकी वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और ये चीज तभी पॉसिबल होती है जब ऑर्थो पोजीशन पे हम कोई बल्कि ग्रुप लगाते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्त? बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सब sir. बढ़िया। अच्छा सुनो, ये जो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस इज फेनोमेना ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो इस हमने आपको बताया था रेजोनेंस की कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और सारे एटम्स की पोजीशन फिक्स होती है, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है, ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो ठीक है, वो आप जानते हो क्या हो रहा है उसमें। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें कि बेंजोइक एसिड हो गया। अब देखो लिखा है कि बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आइए, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया। अब क्या होगा वो देखिए, अब क्या होगा वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्थो डेरिवेटिव एसिडिक क्यों होते हैं। लिखा हुआ है कि पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो हम बता रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन in benzoic acid disturbs the coplanarity of carboxylate ion with benzene ring। डिस्टर्ब कर देता है। क्यों डिस्टर्ब कर देता है? पहली बात तो रेजोनेंस जो हो रहा था, रेजोनेंस पहली बात तो प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, तो जो रेड से हमने बड़ा सा मॉलिक्यूल सर्कल किया है ये रेड से, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे एटम को प्लेनर हैं, क्योंकि रेजोनेंस इज फेनोमेना ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल्स। तो क्या सारे के सारे एटम को प्लेनर होंगे तभी तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है है भैया?
यस सर। Yes, ठीक sir. है दोस्त। तो Yes. हाँ ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो वही अब नीचे फिर से पढ़िए, लिखा है प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इन बेंजोइक एसिड disturbs the coplanarity of carboxylate ion CO minus with benzene ring. Hence, resonance of carboxylate ion with benzene ring ceases. Cease मतलब रुक जाता है, CEASE, cease करना है ना, सीज करना मतलब स्टॉप हो जाना या हिंडर हो जाना है। सीज का मतलब हिंडर्ड भी कह सकते हो इसको, यहाँ पे हिंडर्ड, हिंडर्ड मतलब होता है थोड़ा सा रुक जाना, है ना, स्टॉप हो जाना, पूरी तरीके से नहीं, जो भी है स्टॉप हो जाना। तो इसका मतलब अगर आपने बल्कि ग्रुप लगा दिया मिथाइल जैसा CH3 आपने लगा दिया यहाँ पे, ये बड़ा सा, तो CH3 की वजह से क्या होगा, ये कार्बन और बेंजीन वाला कार्बन, ये जो देखो कार्बोक्सिलेट वाला कार्बन और बेंजीन वाला कार्बन, इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। मिथाइल तो बल्कि ग्रुप होता है, तो मिथाइल की वजह से इन CC के बीच में ये रेजोनेंस सीज कर जाएगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन अलग प्लेन में जाके रेजोनेट करने लगेगा। अरे जो मिथाइल है इस ऑक्सीजन को रिपेल करने लगेगा अपने बगल वाले ऑक्सीजन को, बोलेगा तुम हटो हमारे से, लड़ रहे हो तुम, सट रहे हो हमसे। तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है हम C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं, तो जो कॉपी के प्लेन में है ना, ये कॉपी के प्लेन से दूसरे प्लेन में चला जाएगा। मान लो कॉपी का प्लेन XY प्लेन है, तो ये XZ प्लेन की तरफ थोड़ा सा हो जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो ये ब्लू से बना रहे हैं, क्या कॉपी का प्लेन छोड़ देगा, ये हल्का सा छोड़ नहीं देगा ये मिथाइल ग्रुप Yes, sir. रिपल्शन की वजह से। Yes sir. हाँ दोस्त, Yes तो sir. उसी को बोलते हैं कि मिथाइल ग्रुप की रिपल्शन की वजह से कॉपी का प्लेन छोड़ देगा, तो बेंजीन अलग प्लेन में आ जाएगा और COO माइनस अलग प्लेन में आ जाएगा, और CO माइनस जब अलग प्लेन में आया तो जो रेजोनेंस होगा O माइनस का, वो C डबल बॉन्ड O के साथ होगा। तो इसका मतलब है O माइनस अब सिर्फ C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा। जैसे जैसे देखिए, हमने ये नीचे एक मिथाइल ग्रुप बनाया है बल्कि सा, मिथाइल ग्रुप की वजह से जो COO माइनस वाला कार्बन है और बेंजीन वाला कार्बन है, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि रेजोनेंस सीज हो गया, बेंजीन सिर्फ अपने में रेजोनेंस करेगा। तो H प्लस हटाने के बाद जो O पे माइनस बना था कार्बोक्सिलेट आयन में, H प्लस हटाने के बाद जो O पे माइनस बना था कार्बोक्सिलेट आयन में, अब वही सिर्फ C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा भैया। तो इसका मतलब H प्लस हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना था, अब वो 100% C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करने लगा इन प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। अगर ऑर्थो पोजीशन पे तुम ग्रुप नहीं लगा रहे थे, तो ये जो ग्रीन पेन से हमने डेल्टा माइनस बनाया हुआ है, ये 100% थोड़ी रेजोनेंस कर रहा था, वो तो बेंजीन के साथ क्रॉस रेजोनेंस की वजह से इसका रेजोनेंस 100% नहीं होता था, कम होता था ना। अगर ऑर्थो पोजीशन पे तुमने बल्कि ग्रुप लगा दिया है कोई, तो बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस हल्का सा बेंजीन रिंग के साथ हुआ करता था, वो स्टॉप हो गया, वो सीज हो गया। तो इसका मतलब है जो O माइनस का रेजोनेंस है वो C डबल बॉन्ड O के साथ ज्यादा होने लगा, रादर 100% होने लगा। तो इसका मतलब है H प्लस हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनाया है, वो पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करने लगेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, H प्लस हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसका रेजोनेंस C डबल बॉन्ड O के साथ किस एक्सटेंट में हो रहा है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। कुछ समझ में आ रहा है भैया? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. Yes sir. हाँ तो वही बस हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए लिखा हुआ है, द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन lie in different plane due to steric या crowding effect of group present at ortho position। इसका मतलब जितना ज्यादा ऑर्थो पे ग्रुप लगाते जाओगे, उतनी ज्यादा टेंडेंसी O माइनस की C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करने की ज्यादा होती जाएगी, और CC के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है रेजोनेंस एक तरह से बंद होता चला जाएगा बेंजीन के साथ, तो O माइनस को पूरा टाइम मिल जाएगा कि वो C डबल बॉन्ड O के साथ पूरा अच्छे से रेजोनेंस कर जाए, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और फाइनली वही हमने समराइज करके लिखा हुआ नीचे ब्लैक पेन से कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन एज H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के फॉर्म में अगर आप हटाओगे, तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा पूरा का पूरा रेजोनेंस करेगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया भैया ये वाला एस्टेरिक वाला? क्लियर है? Yes sir. Yes sir. इसका मतलब है कि सुनो, तो इसका मतलब ये हर जगह वैलिड है। कोई बोलेगा सर ये कहाँ कहाँ वैलिड है? पूरी दुनिया में हर जगह वैलिड है कि अगर कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट है, बेंजीन के ऊपर कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट है, और रेजोनेटिंग सेगमेंट के बगल में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप बड़ा सा लगा दे रहे हो, तो उस रेजोनेंस को वो रोकने लगेगा, हल्का हल्का अपोज करने लगेगा उस रेजोनेंस को, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन बहुत नजदीकी पोजीशन होती है, बहुत नियर बाय पोजीशन होती है।
तो ये इसी को अभी आगे चल के SIR इफेक्ट में बताएंगे। देखिए फिर से एक बार समराइज कर देते हैं इसको। ये देखो, अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं लगाया है तो ये ब्लू पेन से देखिए, तो जो O माइनस था, H+ हटाने के बाद जो O माइनस था, वो C डबल बॉन्ड O में रेजोनेंस तो कर रहा था, लेकिन C डबल बॉन्ड O बेंजीन के साथ भी थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस कर रहा था, और उसकी वजह से बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव बना था, और देयर वाज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बोक्सिलेट वाला कार्बन एंड बेंजीन वाला कार्बन। ये था जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और दोनों ऑर्थो पे मिथाइल्स लगा दिए, तो बहुत ज्यादा मिथाइल लगाओगे तो ये प्लेनारिटी उतनी ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस सीज होना शुरू हो जा रहा था जब आपने ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाया। अगर ऑर्थो पे बहुत बल्कि बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो जो बेंजीन का प्लेन है उसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में COO माइनस चला जाएगा। बेंजीन का प्लेन अगर XY प्लेन में है, तो जो COO माइनस का है वो XZ प्लेन या YZ प्लेन में आ जाएगा, अलग प्लेन में आ जाएगा। मतलब CO माइनस बोलेगा भैया इन सबके रिपल्शन की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो गए, चलो दोस्त हम लोग अलग चलते हैं, हम लोग अलग प्लेन में रेजोनेंस करेंगे। तो COO माइनस का रेजोनेंस का मतलब समझ रहे हो दोस्त? अबे H+ हटने के बाद जो O पे माइनस बना है वही तो रेजोनेंस कर रहा है। तो इसका मतलब वो रेजोनेंस जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा हम लोग बोल देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। समझ में आ गया बच्चा? हेलो। Yes, sir. तो Yes, ये sir. अब फाइनली, हाँ दोस्त फाइनली आप लोग को, बहुत बढ़िया दोस्त, फाइनली आपको समझ में आ गया कि बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हो तो बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में वो मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ज्यादा एसिडिक क्यों? क्योंकि H+ हटने के बाद जो COO माइनस में O माइनस था, उसका रेजोनेंस कुछ ज्यादा ही होने लगता है, क्रॉस रेजोनेंस सीज हो जाता है। तो ये हो गया। अब आता है ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट ये रीजन नहीं, वहां पे आता है कि भाई SIP इफेक्ट उसको बोलते हैं। आंसर देखो ऑर्थो इफेक्ट ही बोलते हैं, आंसर ऑर्थो इफेक्ट से भी बोल सकते हैं, है ना? लेकिन इसको बोलते प्रिसाइजली SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का इनहिबिट होना। प्रोटोनेशन इनहिबिट होने का मतलब है कि H+ का एडिशन रुक जाना। H+ का एडिशन रुक जाने का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाना, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ का कम हो जाना। फिर से सुन लो बे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोनेशन का इनहिबिट या प्रोटोनेशन का रुक जाना। प्रोटोनेशन का रुक जाना मतलब H+ के एडिशन का रुक जाना। H+ मतलब प्रोटॉन होता है ना, तो H+ के एडिशन का रुक जाना। अब H+ का एडिशन रुक जाने का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम होगी, तभी तो नहीं H+ ऐड हो पा रहा है। नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाना, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये SIP इफेक्ट का मीनिंग होता है। कुछ समझे बेटा? है बे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे, हाँ तो कैसे लगता है दोस्त? बहुत प्यारा कैसे लगता है वो अभी बता रहे हैं। पहले रिजल्ट देखो, पहले रिजल्ट से फेमिलियर हो जाओ, तो मजा भी आएगा ना खोजने में क्यों ऐसा हुआ। तो हमने बोला है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन डिक्रीजेस डिक्रीजेस व्हेन ऑर्थो पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय सर्टेन ग्रुप्स। और वो ग्रुप्स का नेचर एंड टाइप नहीं लिखा, कोई भी ग्रुप हो। जैसे जैसे एनिलीन है, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो हमने बोल दिया भैया एनिलीन से कम बेसिक हो जाएगा। कोई बोले दोनों ऑर्थो पे लगा दिया, भाई ये और कम बेसिक हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में क्या होता था? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती थी, उसका रीजन अलग है कि रेजोनेंस बेंजीन के साथ कम होता चला जाता था। यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। दूसरे वाले में देखो, एक तरफ मिथाइल लगा दिया, एक तरफ बड़ा सा, दूसरी तरफ 2 CMe लगा दिए, तो हमने बोला है कि ये और ज्यादा लेस बेसिक हो जाएगा। तो दोनों के केस में आप रिजल्ट याद कर लोगे भैया कि बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी, और एंडिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है ना दोस्त? ठीक है बेटा? Yes, sir. है दोस्त? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। पिरिडीन के केस में भी वैलिड होता है, एनिलीन नहीं, पिरिडीन के केस में। पिरिडीन ये होता है जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। कोई बोले सर ये लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्थो पोजीशन पे अगर इसके रिस्पेक्ट में इसके बगल पे अगर आप ग्रुप लगाते रहोगे मिथाइल मिथाइल, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ भी
डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब है सबसे ज्यादा बेसिक इसमें कौन सा होगा, ये एनिलीन, ओ सॉरी पिरिडीन, और ये ऑर्थो पे मिथाइल करके पिरिडीन, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे। और तीसरे में ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें एनिलीन जैसा ही दिख रहा है, तो रिसेंबल करता हुआ राधा एल्गोरिथम फॉलो करता हुआ आपको मिल जाएगा ये। अब देखिए दोस्त, नेक्स्ट अगला वाला फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, फोर्थ और फिफ्थ वो समझ में आ रहा है दोस्त। अगर बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप लगा दोगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, हेलो हेलो, समझ में आ रहा है भैया? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो वही है। और फिफ्थ वाले में क्या है कि CMe3 है। अरे ये प्लस का साइन जो बनाया हुआ है ना, इसका मतलब CMe3 ग्रुप है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। नहीं समझ रहे हो? बीच में कार्बन, किनारे किनारे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, Yes, sir. Yes, है sir. बच्चा? यस सर। हाँ तो इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा लिखोगे? 1 सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर 3 है, फिर 3 2 for 2. है। 2 है। 1 3 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट वाला एग्जांपल, पहले तो याद कर लो कि एनिलीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है एनिलीन के रिस्पेक्ट में, डिक्रीज। तो वैसे NO2 एक लगा दिया आपने, यहाँ पे 2 NO2 लगा दिए, तो बोलोगे सर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ वाले में दोनों NO2 सेम है, लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि थर्ड वाले में एक NO2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और उस NO2 का -M - I इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास जो कुछ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी भी ना, उसको भी खींच लेगा, तो ये और कम बेसिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 4 वाला, और फिर 3 वाला आएगा दोस्त बेसिक स्ट्रेंथ। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो अभी आप तो रिजल्ट देख रहे हो कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन SIP इफेक्ट से होता है, जो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले रिजल्ट तो याद कर लो, नहीं तो पता लगे इफेक्ट पता है रिजल्ट नहीं पता। वैसे आपको पता है कि ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाओगे तो एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी जितना ज्यादा ऑर्थो ब्लॉक करोगे। अब आता है SIP इफेक्ट, लिखा है एक्सप्लेनेशन, अरे अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट और SIP इफेक्ट प्रिसाइजली। देखो हमने ऑर्थो इफेक्ट जो बोला हुआ है ना, इन एनिलीन बोला है हमने आपको। ऑर्थो इफेक्ट एक तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो डेरिवेटिव में बताया, जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, आप लोगों ने सब कुछ बता दिया। और ऑर्थो इफेक्ट या SIP इफेक्ट प्रिसाइजली एनिलीन के ऑर्थो डेरिवेटिव में भी बताया है। बस रिजल्ट आपको पता है, हमने स्पेस छोड़ रखा है, और स्पेस अभी आप लोग फिल करोगे, अभी बताएंगे आपको, है ना दोस्त? थोड़ा सा टाइम देखिए आगे। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इसमें कंपेयर करना है रिजल्ट के बेसिस पे। तो ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों है, बताओ दोस्त, कौन ज्यादा बेसिक First है और वाला. क्यों है? फर्स्ट वाला। First इन्होंने वाला. बोला फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है, जो कि बहुत सही बताया इन्होंने। एक्चुअली में फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अच्छा इसमें दूसरे वाले में क्या है कि मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर के रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो उनकी वजह से तो एनिलीन से कम बेसिक हो जाता है। ऊपर से ये NO2 का जो इफेक्ट है -M - I, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने के ही पर्पज में आता है। तो भैया दोनों जो ब्लैक पेन से हमने दिखाए हैं ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स, वो भी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और NO2 जो पैरा पोजीशन पे लगा है, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब जो NH2 के रिस्पेक्ट में 3 ग्रुप्स लगे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है भैया? सब के सब रिस्पॉन्सिबल हैं। Yes, sir. यस सर। लेकिन दोस्त पहले वाले में अगर आप देखोगे तो जो ये मिथाइल और ये मिथाइल लगा है, ये अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं बेचारे, ये गलत नहीं है, गलत आदमी लोग नहीं है ये लोग, क्योंकि इनका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेज रहे होंगे। कोई बोले सर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होता है। वो ऑर्थो पैरा पोजीशंस के लिए होता है। जिस पोजीशन पे NH2 लगा है ना, वो इन दोनों मिथाइल के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट इनका लगेगा, इसलिए हमने इनके नीचे प्लस आई लिखा है। कोई बोले क्या प्लस हाइपर कंजुगेशन नहीं होता? होता है इनका प्लस H इफेक्ट, पढ़ाए हुए ना भैया, इनका प्लस H इफेक्ट, हाइपर Yes, कंजुगेशन sir. होता है ना। यस सर। Yes, तो sir. हाइपर कंजुगेशन होता है, लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए थोड़ी लगेगा। और NO2 का जो है वो एज यूजुअल लग सकता है -M इफेक्ट -I इफेक्ट, लेकिन इस पोजीशन में हमने आपको बताया था अगर कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट होता है
और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देते हो तो उसका रेजोनेंस रुक जाता है। तो यहाँ पे इसका -m इफेक्ट और -i इफेक्ट में से कौन लगेगा? -m नहीं लगेगा, -i सिर्फ लगेगा। क्या समझ रहे हो भैया? अब स्टेरिक इफेक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, फिर से सुन लो। स्टेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट बेंजीन के साथ है, कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट बेंजीन के साथ अगर लिखा हुआ है, उसके ऑर्थो पोजीशंस पे कोई ग्रुप लगाते हो, तो जो रेजोनेटिंग सेगमेंट होता है उसका रेजोनेंस रुकने लगता है। जैसे बेंजोइक एसिड में बताया था रेजोनेटिंग सेगमेंट वाला। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या ये CH3 दोनों NO2 के रिस्पेक्ट में आपने लगा दिया है तो रेजोनेंस को रोकने लगेंगे? -m इफेक्ट और -i इफेक्ट में से -i लगेगा ना, -m सीज हो जाएगा। अगर आप नहीं भी Yes, sir. जानते हो तब नहीं Yes, जानते sir. हो तब भी, अगर नहीं भी जानते थे तब भी आप ऑर्थो इफेक्ट से ये बोल सकते हो, ऑर्थो इफेक्ट से ये बोल सकते हो कि भाई ये पहला वाला मॉलिक्यूल ज्यादा आपका बेसिक है, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि ये NO2 का भी रेजोनेंस सीज कर जाएगा। इतना समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। हमने आपको ये बता दिया पेज नंबर 67 तक। अब देखिए भैया, पेज नंबर 68 पे अभी SIP इफेक्ट पढ़ाएंगे ना दोस्त। पहले स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देख लो, एक और चीज SIR इफेक्ट। ये बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये जो अभी पिछला मॉलिक्यूल दिया था ना, वो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ही होता है। एक्चुअली में क्या है, जैसे ये बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, इस बेसिक स्ट्रेंथ को अगर आपको कंपेयर करना है ना दोस्त, ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को। तो बोलते हैं कि नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 2 मिथाइल लगे हैं, सपोज करो। दूसरे वाले में भी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 2 मिथाइल लगे हैं, और तीसरे वाले में भी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे 2-2 मिथाइल लगा दिए। तो पहले वाले में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगे, कुछ नहीं लगेगा। पहले वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर आराम से रेजोनेंस करेगा, आराम से करेगा रेजोनेंस। अबे दोनों मिथाइल नाइट्रोजन पे लगे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ी लगे हैं। नहीं समझ रहे हो भैया? Yes, sir. फर्स्ट वाले में Yes, हाँ, sir. दोनों मिथाइल नाइट्रोजन पे लगे हैं। हमने तो ऑर्थो पोजीशन पे बोला था, अगर कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट है उसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाओगे रेजोनेंस सीज होने लगेगा। लेकिन दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जाओगे जैसे ही, तो हमारी वो बात याद करो कि कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर ग्रुप लगाओगे तो क्या होगा, उसका रेजोनेंस सीज होने लगेगा। तो जो NMe2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा था, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस रुकने लगेगा। और तीसरे वाले में तुमने 2-2 मिथाइल लगा दिया ऑर्थो पे, तो जो थोड़ा बहुत होने की टेंडेंसी भी थी ना इन दोनों मिथाइल के बल्कि ग्रुप की वजह से, नाइट्रोजन का लोन पेयर एकदम से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? लास्ट वाले केस में बचा रहेगा ना, रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, और फर्स्ट वाले केस में पूरा रेजोनेंस कर जा रहा है। तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ लास्ट वाले की हाईएस्ट होगी? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हाईएस्ट है, उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं जा ही नहीं रहा है रेजोनेंस में, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो 2 मिथाइल लगाए हैं, उन दोनों मिथाइल ने जो रेजोनेटिंग सेगमेंट हुआ करता था, उस रेजोनेटिंग सेगमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। समझ में आ रहा है दोस्त? लास्ट वाला Yes, मोस्ट sir. बेसिक होगा। Yes, sir. यस सर। तो बोलोगे अच्छा, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को फिर से देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल को, उसमें रेजोनेंस हो रहा था। सेकंड और थर्ड में क्या है, रेजोनेंस सीज हो रहा है, रुक जा रहा है। किसकी वजह से रुक रहा है? तो बोलते हो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक फैक्टर की वजह से इनहिबिट हो जा रहा है। इनहिबिट मतलब स्टॉप या रुक जाना। रेजोनेंस का रुक जाना स्टेरिक फैक्टर की वजह से, रेजोनेंस का स्टॉप हो जाना किसकी वजह से दोस्त? स्टेरिक या क्राउडिंग फैक्टर की वजह से। तो स्टेरिक या क्राउडिंग, तो इसी को SIR इफेक्ट बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को SIR, जो ऑर्थो इफेक्ट आपने बेंजोइक एसिड में देखा था, सुन तो लो साले पहले, जो बेंजोइक एसिड में देखा था वो भी SIR इफेक्ट ही तो है कि नहीं है? क्योंकि बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस बेंजीन के साथ हो रहा था, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाने की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस बेंजीन के साथ रुक गया था। तो जब कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस बेंजीन के साथ रुक गया था, तो एक तरह से वो भी तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ही है। SIR उसको भी बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। बात बराबर है ना दोस्त जो हम कह रहे हैं? समझ में आ रहा है भैया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इसका मतलब कोई रेजोनेटिंग सेगमेंट बेंजीन के साथ अगर लगा हुआ है और उस रेजोनेटिंग सेगमेंट के एडजेसेंट रादर ऑर्थो पोजीशंस पे आपने ग्रुप लगाने शुरू कर दिए, तो जो बेंजीन के साथ रेजोनेटिंग सेगमेंट है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करना बंद करना शुरू कर देगा, बंद कर देगा।
मतलब रेजोनेंस सीज हो जाएगा, रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा, रेजोनेंस प्रोटेक्ट या रुक जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यही ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड में होता था और यही यहाँ पे यूज है, और यही इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में भी यूज है। कहाँ गया था, रुको दिखाते हैं, रुक जाओ पहले इसको पढ़ लो। क्या लिखा है कि भाई एन का जो रेजोनेंस था, नीचे देखिए, दो मिथाइल लगा दिया आप, दोनों मिथाइल एन के पास थे, और यहाँ पे क्या था, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 था। तो CH3 था, तो इन CH3 में टक्कर होने लगेगी आपस में, तो इन दोनों मिथाइल की वजह से नाइट्रोजन को मजबूरी में अपना प्लेन ही बदल देना पड़ेगा। नाइट्रोजन को लगेगा कि हमारे पास जो मिथाइल है, इन दोनों मिथाइल में जो बेंजीन के दोनों मिथाइल हैं वो रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे दोनों मिथाइल डिस्टर्ब हो रहे हैं। और मिथाइल जो है वो तो रहेगा पूरी जिंदगी टेट्राहेड्रन, मिथाइल को तो हमेशा हैज टू बी अ टेट्राहेड्रन, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, तो वो अपना टेट्राहेड्रन वाली चीज थोड़ी छोड़ पाएगा। तो बेंजीन बोलेगा भैया हमारे साथ भी मिथाइल है, हम अपने भी टेट्राहेड्रन को नहीं छोड़ पाएंगे, तो तुम एक काम करो, तो दोनों में क्या होगी, पहले इकट्ठी हो जाएगी, चलो तुम हम हमारे रास्ते अलग अलग। तो बेंजीन वाला कार्बन बोलेगा नाइट्रोजन से, बेटा तुम्हारा प्लेन अलग, हमारा प्लेन अलग। नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है, हम अपने दोनों ब्लैक वाले मिथाइल लेके किसी डिफरेंट प्लेन में चले जाते हैं, तुमसे परपेंडिकुलर प्लेन में। तो भैया तो जहां प्लेन बदल गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस सीज हो जाएगा बेंजीन वाले कार्बन के साथ। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes. यस सर। तो वही, हाँ तो दोस्त वही चीज क्या अभी एकदम इस पेज के लास्ट पे, सबसे लास्ट में, क्या तुमको नहीं समझ में आ रही है? ये जो दिखा है इस टाइम स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि दोनों ग्रीन वाले मिथाइल जो लगे हुए हैं, NO2 आराम से मस्त रेजोनेंस कर रहा था पहले, अब तुमने दोनों ग्रीन वाले मिथाइल लगा दिए। दोनों ग्रीन वाले मिथाइल देखोगे तो NO2 बोलेगा ये साले हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बेंजीन से बोलेगा कट्टी हम तुमसे अब चलो रेजोनेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने नाइट्रोजन और अपने दोनों ऑक्सीजन को लेके, NO2 जो है वो बोलेगा हम अपना नाइट्रोजन और दोनों ऑक्सीजन अलग प्लेन में चले जा रहे हैं, वहां जाकर रेजोनेंस करेंगे, हमको मजा आएगा, तुम अपने मिथाइल लेके रहो एक प्लेन में। तो बोलेगा ठीक है जाओ, इसीलिए क्या हो गया, रेजोनेंस प्रोटेक्ट हो गया, इसलिए हमने -MS का क्रॉस किया था। हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. तुमको ये लग रहा होगा, तुमको अब यहाँ से तुमको तुमको अब समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और ये होता है स्टेरिक इफेक्ट। तो तुम बोलोगे सर आप ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं हम कि कहीं भी बेंजीन के साथ कोई ग्रुप रेजोनेंस कर रहा हो और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दो तो वो रेजोनेंस सीज कर जाता है। बोलोगे कोई ऐसी कंडीशन होती है उन ग्रुप्स पे, कोई कंडीशन होती है उन ग्रुप्स पे रेजोनेंस वाले पे, बताओ कंडीशन होती है? होती है, कोई बात नहीं। ऑर्थो पे आपने लगाया है, ये ट्राई एटॉमिक सिंग ये नहीं होना, ये एक्चुअली ट्राई एटॉमिक होना चाहिए, जैसे ये होता है एटलीस्ट अगर ये ट्राई एटॉमिक रेजोनेटिंग सेगमेंट है, ध्यान से रखना, देखो ये लिखा नहीं मिलता बुक्स में, लोग गलत करते हैं, नहीं तो बोलोगे एनिलीन भी ऐसे ही करेगा। ट्राई एटॉमिक रेजोनेटिंग सेगमेंट अगर है, ट्राई एटॉमिक एटलीस्ट, कोई बोले सर टेट्रा एटॉमिक है तो, पेंटा एटॉमिक है तो तब भी चलेगा, लेकिन डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक नहीं होना चाहिए। ट्राई एटॉमिक रेजोनेटिंग सेगमेंट, ट्राई एटॉमिक रेजोनेटिंग सेगमेंट का क्या मतलब है? अबे NO2 ले लो, ट्राई एटॉमिक है ये, आप ले लो COO माइनस, ये भी ट्राई एटॉमिक है। हेलो, नहीं समझ रहे हो भैया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. NO2 ले लो, CO ये ले लो, आपसे कोई बोले CHO ले लो, CHO के बाद आप ले लो SO3H ले लो, ऐसे ही करके C डबल बॉन्ड OR ले लो, ट्राई एटॉमिक ले लो या फिर टेट्रा एटॉमिक ले लो, ऐसे करके अगर ऐसा कोई सेगमेंट है यहाँ पे, एटलीस्ट ट्राई एटॉमिक रेजोनेटिंग सेगमेंट, तो इनके रिस्पेक्ट में अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कोई ग्रुप G लगाओगे तो ये जो रेजोनेटिंग सेगमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब होगा तो अपने साथ वाले आइटम को तो नहीं छोड़ेगा वो, तो बेंजीन से इकट्ठी कर लेगा, जाओ बेंजीन हम तुम्हारे साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो बेंजीन से रेजोनेंस नहीं करेगा तो प्लेन अपना बदल देगा ना वो। ऐसे केसेस में कोई बोले सर यहाँ पे NH2 लिखा है अगर, तो NH2, तो बोलोगे सर ट्राई एटॉमिक तो है, लेकिन आपको बताते हैं NH2 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, अभी बता रहे हैं, ठीक है दोस्त? कितना समझ में आ रहा है भैया? ये कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. चलिए यस सर। चलिए और डिटेल में देखिए फिर से यहाँ पे, तो ये चीज क्लियर हो गई। लिखा है नाइट्रोजन लीव्स, ये देखो नाइट्रोजन वाला, हमने वही बोला है, नाइट्रोजन एक्चुअली में leaves the plane of benzene ring due to steric repulsion between methyl groups of nitrogen and methyl groups of benzene present at ortho position, क्योंकि बेंजीन अपने मिथाइल को नहीं छोड़ पाएगा और
नाइट्रोजन भी अपने दोनों मिथाइल को नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि दोनों को टेट्राहेड्रन बनाना है। वो दोनों एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। तो बोलेंगे ठीक है भैया, हमारी तुम्हारी प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन अब यही दोनों तैयार नहीं है, हमारे दोनों मिथाइल आपस में लड़ रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, हम रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन अपने दोनों मिथाइल लेके अलग चला जाएगा और ये बेंजीन वाले तो अपने दोनों मिथाइल लेके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, रेजोनेंस सीज हो गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट। समझ गए भैया? तो NMe2 के रिस्पेक्ट में क्लियर है ये? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त। और ये ऐसे ही यहाँ पे करोगे, NMe2 सेगमेंट यहाँ पे है, NMe2 सेगमेंट यहाँ पे है, NMe2 सेगमेंट यहाँ पे है। अगर आप ग्रुप लगाओगे मिथाइल और एक बार CMe3 लगाओगे तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाओगे रेजोनेंस उतना ज्यादा रुक जाएगा। तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ लास्ट वाले की ज्यादा होगी इसमें? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस नहीं करेगा। फिर बताओ बेटा, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ दोस्त, तो बता देना अगर कोई डाउट होता है तो। अब आते हैं हम लोग, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग फिनॉल्स। फॉलोइंग फिनॉल्स की बात करते हैं, SIR इफेक्ट लगा के करेंगे। सुनो, फिनॉल का मतलब है OH लिखा हुआ है, O का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है दोस्त? H+ हटा के O- बनेगा। तो O- अगर बनेगा तो O- का रेजोनेंस कराओगे बेंजीन में, तो बेंजीन में रेजोनेंस कराओगे तो NO2 जितना ज्यादा इसको पुल करेगा उतना ज्यादा हम लोग बोलेंगे कि भैया वो स्टेबलाइज्ड है। देखो O- का रेजोनेंस बेंजीन में तो जरूर होगा। क्यों होगा बे? अबे O- जो बनाओगे ग्रीन पे, ब्लू पेन से हम O पे माइनस बना देते हैं, O पे माइनस, O पे माइनस, H हटने के बाद, H हटने के बाद O पे माइनस आएगा। कोई बोले H कहाँ गया? अरे H+ हटा के चेक करोगे ना, लो H+ हमने हटा दिया, H+ हटा दिया तो H हटने के बाद O पे माइनस रेजोनेंस करेगा। तो कोई बोले सर ये बेंजीन में रेजोनेंस तो हो गया, ग्रीन ब्लू पेन से दिखा दे रहे हैं कि बेंजीन में रेजोनेंस इक्वल होगा तीनों में। ठीक है, मान लिया हमने। कोई बोले सर NO2 का कुछ रोल आएगा? बिल्कुल NO2 का रोल आएगा। थर्ड वाले में देखो, NO2 जो लिखा है ये सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा, -M नहीं लगा पाएगा अपने को उस पोजीशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो NO2 के रेजोनेंस को बेंजीन के साथ जो हो रहा था उसको सीज करवा देंगे। नाइट्रोजन अपने दोनों ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा था, बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन बेंजीन के जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं वो NO2 को फोर्स करेंगे कि तुम अपने ऑक्सीजन लेके प्लेन छोड़ के चले जाओ यहाँ से। तो प्लेन छोड़ के चला जाएगा तो बचे हुए सेगमेंट के लिए NO2 का -I इफेक्ट लगेगा, क्योंकि -I इफेक्ट को इससे थोड़ी मतलब होता है मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर है, वो तो हर जगह लगता है। -M नहीं लग पाएगा, -M उस पोजीशन के लिए रेजोनेंस ही नहीं करेगा। सर सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ गड़बड़ हो गया दोस्त, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू चल रहा है, ठंडी आ गई ना। 1 मिनट का टाइम दो है, 1 मिनट दोस्त, हम शुरू करते हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं दोस्त। देखिए जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे डिस्टर्ब हो गया। चलो यहाँ पे थे, ये समझ में आ रहा था आप लोग को? O- का रेजोनेंस जो हमने ब्लू पेन से दिखाया है बेंजीन में इक्वल हो जाएगा। लास्ट वाले में सिर्फ NO2 का -M इफेक्ट, -I इफेक्ट लगेगा, -M नहीं लगेगा। ये समझ रहे हो भैया? यहाँ तक हो गया था? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि दोनों NO2 जो रेजोनेंस हो रहा था, दोनों मिथाइल NO2 के रेजोनेंस को अपोज करेंगे कि तुम भैया ऐसा है NO2 तुम प्लेन छोड़ के चले जाओ, तुम बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करोगे, तो नहीं करेगा। बाकी सब में देखो तो क्या हुआ कि ठीक है NO2 का यहाँ -I इफेक्ट लग रहा है, लेकिन शुरुआत के दोनों में अगर आप देखोगे
तो देखो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में जो NO2 है उस पे ऐसा थोड़ी कोई फोर्स लगा रहा है कि तुम रेजोनेंस नहीं करोगे। तो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है उस पोजीशन के लिए इसका -M भी लगेगा और -I भी लगेगा। तो O- का रेजोनेंस बेंजीन में तो हो ही रहा था, साथ साथ NO2 के -I और -M इफेक्ट से भी ये O- रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है एज कंपेयर टू थर्ड स्ट्रक्चर। हेलो, समझ रहे हो भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त। और अब सबसे बढ़िया चीज फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आओगे अगर, तो यहाँ पे दो दो NO2 लग रहे हैं और दोनों NO2 में कोई ऐसा कुछ खास बात है नहीं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक NO2 जो पैरा वाला है, ये सॉरी पैरा वाला, ये बोलेगा ठीक है भैया इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जहाँ पे O- है, अपना -M भी लगाएगा ये और अपना -I भी लगाएगा। और जो एक NO2 और है मेटा पे, ये भी अपना -I लगाएगा। और वैसे भी तो दो दो NO2 की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ही ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन NO2 वाला मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो NO2 हैं और एक NO2 है तो दो NO2 वाले ज्यादा एसिडिक कहे जाते हैं। जनरली आपको पहले भी कंपेयर कराया जा चुका है। एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है वो पहले वाले के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होगा, क्योंकि सेकंड वाला मॉलिक्यूल में ऑर्थो पोजीशन पे जो OH था और ऑर्थो पोजीशन पे जो NO2 था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू में हुआ करती थी, तो यहाँ का H निकलना थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल वाली बात आपको कुछ याद हो तो। समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. क्या Yes, sir. सबसे Yes, sir. सबसे ज्यादा एसिडिक 1, फिर 2, फिर 3, मान लोगे इसको 1 2 3? 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2, फिर 3। H+ का निकलना या O- की स्टेबिलिटी 1 में हाईएस्ट है, फिर 2 में, फिर 3 में। है Yes, sir. बच्चा? Yes, sir. Yes, हाँ sir. दोस्त, Yes, कुछ sir. डाउट हो तो बता दो बे। चलो देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों मॉलिक्यूल में। ये दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, इनमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। भैया डाउट हुआ करे बताया करो, नहीं तो हम तो तुम्ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें तुमको बतानी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब बताओगे इसमें, तो आप देखोगे कि सर OH हटेगा, मतलब OH में से H हटेगा और O पे माइनस आएगा। तो H हटा के हम सब पे O पे माइनस बना दे रहे हैं, ठीक। हमें कुल मिला के O- जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। H नहीं है इनके पास। अब देखो रेजोनेंस करवाने के लिए NO2 भी एक लगा है पैरा पोजीशन पे। तो सेकंड वाले में जो NO2 है उसके रेजोनेंस को ये दोनों मिथाइल और आयोडीन मिलके सीज करवा रहे होंगे। मतलब यहाँ पे -M नहीं लगेगा, सिर्फ -I से ही इसको संतोष करना पड़ेगा कि ठीक है हमारा -M बेंजीन के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो इसके मिथाइल और आयोडीन लगे हैं ऑर्थो पोजीशंस पे, ये ट्राई एटॉमिक NO2 है ना, इसके रेजोनेंस को बोलेंगे हम होने नहीं देंगे। तो NO2 बोलेगा ठीक है हम अपने दोनों ऑक्सीजन को लेके, नाइट्रोजन बोलेगा अलग प्लेन में चले जा रहे हैं, जाओ हम रेजोनेंस नहीं करेंगे। लेकिन -I थोड़ी रोक पाओगे, -I तो इससे इस पे थोड़ी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर है। तो इसमें सिर्फ -I लगेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या तुमको समझ में आ रहा है बे कि NO2 का यहाँ पे -M भी लगेगा -I भी लगेगा? कोई बोले सर, Yes, sir. कोई Yes, कोई sir. बोले सर ये तो O- है। मतलब लोगों के मन में डाउट ये भी आता है कि सर ये दोनों मिथाइल और आयोडीन क्या O- के रेजोनेंस को रोक लेंगे? भैया हमने वो बोला है कि ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स जो होते हैं वो एटलीस्ट ट्राई एटॉमिक स्पीशीज होनी चाहिए, ट्राई एटॉमिक रेजोनेटिंग स्पीशीज होनी चाहिए, तब रेजोनेंस को रोकते हैं। O- तो सिंगल एक एटम है, उसके रेजोनेंस को थोड़ी रोक पाएंगे ये। जो ये ऑर्थो इफेक्ट वाली जो चीज होती है, जो SIR इफेक्ट और ये सब आपने देखा होगा, सारे के सारे जो रेजोनेंस रुक रहा था एटलीस्ट वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ करता था। डाई एटॉमिक या मोनोएटॉमिक वाले केस में रेजोनेंस को ये नहीं रोक पाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप होते हैं, क्योंकि डाई एटॉमिक या मोनोएटॉमिक स्पीशीज एक एटम होता है। हेलो, समझ रहे हो भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कर sir. सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप O- बना लोगे तो उतना नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्त? तो समझ गए कि पहले वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकंड वाला। ठीक है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट बात देखो। इसको आप ऐसे करो, हम इसमें एडिट करके नोट्स भेजते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया है, ये देखो O- का रेजोनेंस उसी को एक्सप्लेन किया हिंट एंड सॉल्यूशन करके। O- का रेजोनेंस ऐसे हुआ, फिर ये इधर टूटा
और इधर टूट के फिर ये इधर आया और वो NO2 की तरफ चलता चला गया बहुत दूर तक। जबकि दूसरे वाले में क्या लिखा है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, ये NO2 आउट ऑफ प्लेन चला गया है क्योंकि मिथाइल और आयोडीन ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको बुरा लग गया। वो बोलेगा हम बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे थे, तुम दोनों बगल से आके हमको सराउंड करके डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ साले हम रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा वो। दूर से इंटरेक्शन होगा लेकिन कोई और ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चा, तो समझ गया रेजोनेंस O- का सबसे ज्यादा पहले वाले में हो रहा है, इसलिए वो वाला ज्यादा एसिडिक। Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, अब हमने पूछा है कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। एक बॉन्ड है पार्शियल, समझ रहे हो भैया। अब जैसे OH लिखा हो इन सब मॉलिक्यूल्स में, तो कार्बन नाइट्रोजन में देखो सबसे पहले। तो ये बताओ C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है। C Yes, sir. डबल बॉन्ड N में Yes, sir. अब इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड वाले सबसे छोटे होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन एकदम नजदीक नजदीक हो गए होंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड लगाओगे उतना ज्यादा इनके बीच में नजदीकी बढ़ जाएगी ना। लेकिन दोस्त फर्स्ट और सेकंड में लोचा है। फर्स्ट वाले में ये नाइट्रोजन एक्चुअली बेंजीन के साथ रेजोनेंस में होगा कि नहीं होगा पार्शियल डबल बॉन्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा इसमें, फर्स्ट वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड। सेकंड वाले में क्या है, डिस्टर्ब हो गया ये मिथाइल और NO2 की वजह से। वही NO2 आराम से रेजोनेंस कर रहा था, सुनो NO2 आराम से रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन ये दोनों जो मिथाइल हैं ये बेंजीन के, मतलब जैसे होते ना, ये बेंजीन के घर के आदमी हैं तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है कोई दूसरा रेजोनेंस कर रहा है, तो वो आएंगे NO2 को बोलेंगे ऐसा बेटा तुम यहाँ से निकल लो, रेजोनेंस न करना तुम गलती से। तो ठीक है वो चला जाएगा, बोलेगा हम ठीक है अपने दोनों ऑक्सीजन को लेके भाई अलग प्लेन में चले जाएंगे क्योंकि तुमने डिस्टर्ब कर दिया हमको। तो वो फिर भी -I इफेक्ट तो लगेगा ही उसका, समझ रहे हो भैया। तो प्योर सिंगल Yes, बॉन्ड sir. कैरेक्टर इसमें होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब सबसे छोटा बॉन्ड क्या, तो उसमें थर्ड वाले में आएगा सबसे छोटा बॉन्ड, फिर उससे Yes, sir. लंबा 2 में आएगा, Yes, उससे sir. लंबा 1 में आएगा, उससे लंबा, एक मिनट बोल, उससे लंबा 4 में आएगा, उससे लंबा 1 में, और उससे लंबा 2 में 2 में। ये आएगा बॉन्ड लेंथ। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ, Yes, sir. हाँ दोस्त ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। Yes, sir. Yes. तो SIR इफेक्ट भी इसमें लग गया, और अभी आपको और भी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ वाला क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को? भैया कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग, तो नहीं है सर, समझ रहे हो? नहीं है सर। हाँ हाँ दोस्त, और देखिए ये तो हो गया 69 पेज नंबर है। SIP कहाँ गया, पढ़ाया तो था ये, कोई बात नहीं। ये देखो हाइपर कंजुगेशन हमने पढ़ाया है, इसी को सुन लो, ये पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, फिर भी देखिए अब आ गया है तो देख लो जल्दी से। नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि GOC खत्म हो चुका है। तो भैया GOC हम दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए ध्यान से देखो दोस्त, रिवीजन हो रहा है इसी बहाने, क्योंकि अब आइसोमेरिज्म शुरू अब बहुत तेज चलेगा सब। लिखा इट इज परमानेंट इफेक्ट इन विच delocalization of sigma electrons present at alpha position with respect to a double bond takes place. Alpha hydrogen is necessary for hyperconjugation. Hyperconjugation is used to explain stability of alkene, stability of carbocation, stability of free radical, comparison of heat of hydrogenation of alkene, comparison of heat of combustion of alkene या heat of combustion of कोई भी compound। यही तो लिखवाएं हम आप लोगों को, करवाएं कि नहीं करवाएं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, तो ये sir. एल्कीन हाइपर कंजुगेशन वाला हम ये आपको करा चुके हैं। हम सीधे आते हैं हाँ SIR इफेक्ट की क्वेश्चंस पे, क्योंकि आज की क्लास का मेन मोटिव यही था, हाइपर कंजुगेशन तो पढ़ा चुके हैं पे। देखो SIR इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पे क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसको ध्यान से देखो, और इसी में SIP इफेक्ट भी अभी अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने जगह छोड़ रखी थी भाई, ये थोड़े से अलग से इफेक्ट होते हैं, इसलिए इन लोगों पे टाइम देके हम बता रहे हैं। देखिए लिखा है कंपेयर करना है आपको इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। अब बेसिक स्ट्रेंथ आप जानते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb होता है। जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा Kb और उतना ही कम pKb। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन भी होता है। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो
तो जितना ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी नाइट्रोजन पे उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। और एसिडिक, आप सुनो तो इसी का क्या मतलब होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म्ड आफ्टर आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एज H+ आयन। सुनो दोस्त, सपोज करिए, सुनो हम बता रहे हैं आपको, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं, सुनो बे, जैसे हम लिख ही देते हैं, जैसे यहाँ नीचे देखना, एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं हम RCH2CH2 और NH2, और दूसरा लिख रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH और NH2। रुक जाओ थोड़ा सा, हम आपको बता देते हैं, फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम जो बताना चाह रहे हैं वो इस तरीके बताएंगे। हमारे पास लिखा है RCH और यहाँ पे लिखा है NH2 ये, और दूसरा लिखा है RCH डबल बॉन्ड NH, और तीसरा लिखा है RC ट्रिपल बॉन्ड N। इनमें सब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पहले वाले के पास भी है, दूसरे वाले के पास भी है, तीसरे वाले के पास भी है ना भैया। बताओ दोस्त, हेलो, Yes, sir. फिर चली गई आवाज। Yes, sir. अच्छा Yes, है, sir. अच्छा हो तो Yes, sir. हमको लगा चली गई। तो हम इसमें कई तरीके बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो पहले वाले में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, तो वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, दूसरे वाले में थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हो जाएगा, तीसरे वाले में और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा हम लोग बोलते हैं Correct, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Correct, sir. ठीक है, तो उतना ज्यादा लेस बेसिक हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर नहीं देना चाहेगा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर ऐसे समझा रहे हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि RCH2 NH2 NH3 प्लस, एक ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकते हो RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे भी लिख सकते हो RC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस। ध्यान से देखना दोस्त, ये कॉपी में भी आपको लिखना चाहिए वैसे। अब देखो, ये दोनों जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये दोनों सेम एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन इसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि जो ग्रीन पेन से हमने लिखा है उसमें ये पूछ रहे हैं, ग्रीन पेन वालों को देखिए पहले, ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन वालों में हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो भाई जिसके फर्स्ट पास वाला, हाँ, फर्स्ट जिसके वाला। पास नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक है। और इसी को हम उल्टे ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छा बेसिक है तो इसका मतलब H+ ले लिया होगा। अबे जो बेसिक है इसका मतलब H+ ले लिया होगा ना। यस देखो सर। साले, तो Yes, sir. बेसिक है, यस हाँ तो सर। Yes, बेसिक sir. है दोस्त, यस बहुत सर। प्यारा, बेसिक है तो अगर H+ ले लिया होगा तो उसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, ध्यान से सुनो दोस्त, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब H+ एक्सेप्ट करने के बाद जितना इजीली किसी में से H+ रिमूव किया जा सकता है, उसका कंजुगेट बेस उतना ही ज्यादा वीक होता है। अब जितना ज्यादा एसिडिक है उसका कंजुगेट बेस उतना वीक यस सर। आएगा। यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir. हाँ दोस्त, बहुत प्यारा। तो बस अब देखिए क्वेश्चन हो गया जो हम बता रहे हैं आपको, सुनिए, बी पार्ट और सी पार्ट को फिर से पढ़ो। बी सही, फिर से पार्ट और बता दीजिए। सही, फिर से बता अच्छा दीजिए। चलो फिर से बता देते हैं, बी और सी पार्ट को फिर से पढ़ो। ये जो ब्लैक पेन से हम बी लिख रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, और सी पार्ट जो बोल रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एज H+ आयन। अब जैसे इन्होंने बोला है कि फिर से बता दीजिए, सब लोग सुनो दोस्त, सब लोग सुनना, वैसे सबको ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, मतलब इतना इजीली पढ़े होगे तभी समझ में आ रहा है, नहीं पढ़े हो तो ध्यान से देखो। आपको पता है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस उतना वीक होता है, ये जानते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, जानते हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक एसिड कहलाता है। अरे उल्टा ट्रू है ना वो। यस सर। अबे फिर यस से सुन लो सर। बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में से अगर H+ हटा दोगे तो जो पार्ट बनेगा या बचेगा वो उतना ही वीक होगा। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है,
जब वो एक्सेप्ट कर लेगा H+ को तो उतना ही वीक एसिड कहा जाएगा। कंजुगेट वाला, स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट हमेशा वीक होता है ना, वीक का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। यही तो कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड भी वीक होता है। समझे बे? हेलो। यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तो फिर से सुनो, अब देखिए जो ग्रीन पेन से हमने बनाए हैं, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में जो ग्रीन पेन से हमने बनाए हैं, ग्रीन पेन में आपको पता है RCH2NH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, RCH डबल बॉन्ड NH थोड़ा वीक बेस है, RC ट्रिपल बॉन्ड N रिलेटिवली वीकेस्ट है। तो भैया RCH2NH2 में अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब जब ये एक्सेप्ट करेगा H+ को, तो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो एसिड बनेगा वो वीक एसिड कहा जाएगा। यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तो इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब इन दोनों में हमने देखो येलो पेन से इसे बना दिया कि RCH2NH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो RCH2NH3+ बनेगा कंपैरेटिवली वो लेस एसिडिक होगा। बताओ दोस्त। Yes, तो sir. Yes, तो sir. तो Yes, तो sir. तो 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 Yes, तो sir. चलो हम बता रहे हैं फिर से क्या मतलब, इसी को समराइज करते हैं। देखिए जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले उसमें 1 2 3 बता देते हैं, जैसे 1 2 3 लिखे हुए, मान लो ऊपर वाले का 1 नाम, दूसरे वाले का 2, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो हो जाएगी ग्रीन वाले में 1 इज मोर बेसिक देन 2 और इज मोर बेसिक देन 3। ये क्या बेसिक स्ट्रेंथ है उसमें जो हम बता रहे हैं ग्रीन पेन से जो लिखे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही Yes, डिक्रीजिंग sir. ऑर्डर में लिखा है हमने, पहला वाला मॉलिक्यूल को नंबर 1 बोला है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को नंबर 2 बोला है और तीसरे वाले मॉलिक्यूल को नंबर 3 बोला है। ये हो गया। फिर आते हैं हम ग्रीन के बाद कौन सा है, रेड से लिखा है, रेड वाले को बोल देते हैं नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो अगर हम आपसे पूछें एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो तो बहुत मजा आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसी का उल्टा पूछ रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 4 5 6 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बे, बताओ। 6 वाला. 6 वाला. 6 वाला. 6 वाला वाला. ज्यादा एसिडिक है, 6 6 इज वाला, मोर एसिडिक। 6 तो वाला, इसका मतलब H+ हटाओगे तो H+ हटाने के बाद जो स्पीशीज बनेगा उसकी स्टेबिलिटी की बात की गई है। रादर अगर आप स्टेबिलिटी नहीं चेक कर सकते, देखो कभी कभी क्या होता है ना, H+ हटाने के बाद कोई नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग सेगमेंट थोड़ी बना है, तो अगर आप ऐसी चीजें नहीं चेक कर सकते तो वहां पे सीधे उनका कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना के चेक कर लिया करो। भैया NH3+ NH2+ और NH+ है, इनके ऊपर प्लस बना है, तो एक तरीका तो ये समझ सकते हो कि भैया जो तीसरा वाला है 6 वाला मॉलिक्यूल है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बनाया है, उसको बड़ा धक्का लग रहा होगा, दिल पे ले लिया होगा, एक तो साला हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ऊपर से तुमने हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रखा है, तो बोलेगा जल्दी से हमारा H+ कोई ले जाओ, मतलब H+ निकालना चाह रहा होगा वो, जितना इजीली H+ निकालेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो क्या समझ में आ रहा है, 6 वाला मोर एसिडिक, फिर 5 फिर 4। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, समझ sir. गए सब कुछ, हम बंद कर रहे हैं इसको, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है भैया? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. याद Yes, रखना, sir. Yes, sir. याद रखना, यही बेसिस होता है SIP इफेक्ट का, यही बेसिस होता है SIP इफेक्ट का। हम डायरेक्टली रिजल्ट बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम बार बार आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला याद हो आपको। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब नहीं लिखे हो तो अब हम फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़े मुश्किल में इसको लिखा था जगह बना के, और रिकॉर्डिंग देख के फिर लिखना तुम लोग बाद में। चलो देखो दोस्त, देखो दोस्त, अब आते हैं, हमने क्वेश्चंस क्या पूछे फिर से पढ़िए। कंपेयर क्या करना है, अब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है या केबी कंपेयर करना है, 1/p केबी कंपेयर करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एज H+। अरे अभी तो करके दिखाया था। देखो दोस्त, मॉलिक्यूल नंबर 1, तो ये तो अभी बोलोगे ये तो कराया हुआ था भैया, NMe2 पहले वाले में रेजोनेंस कर रहा होगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे आपने मिथाइल लगा दिया, रेजोनेंस रुक जाएगा, दो मिथाइल लगाओगे तो वो और सीज कर देंगे रेजोनेंस को। कुल मिला के सबसे ज्यादा बेसिक या सबसे ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थर्ड वाले में होगी। ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड वाला होगा ज्यादा वाला बेसिक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, Yes, बेसिक sir. स्ट्रेंथ ए पार्ट में क्या आएगा, ए पार्ट में आप करोगे 3 ज्यादा बेसिक, फिर 2 फिर 1, है ना। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर इसी में बी पार्ट में करोगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1,
कोई बोले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस देने के बाद एसिडिक कौन होगा? अब H प्लस देने के बाद 1 हो जाएगा। भैया 1 जो to 3 बेसिक हो था, जाएगा। हाँ 1 तो to 3 3 हो लेस जाएगा। देन 2 लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका कंजुगेट वाला उसी के पेयर में आएगा। तो पहले क्वेश्चन में हो गया, दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही हो जाएगा। अरे दूसरे का भी Yes, सेम sir. आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. दोस्त, दूसरे का भी आंसर सेम है, यहाँ पे वही एग्जैक्ट आंसर है। थर्ड वाले में आ जाओ, क्या लग रहा है तुम लोगों को ज्यादा बेसिक कौन होगा थर्ड वाले में? अबे थर्ड वाले में ये NO2 तो रेजोनेंस फर्स्ट नहीं कर वाला। पाएगा, इसका फर्स्ट सिर्फ वाला। माइनस आई लग रहा है, और इसमें NO2 में माइनस। ओ रुक जाओ, सोच लो, पहला वाला होगा बताओ, ज्यादा बेसिक, पहला वाला होगा ज्यादा बेसिक। सोच लो भैया। सोच लिया। होगा ज्यादा, सोच लिया। पहला ही वाला होगा। तो पहला वाला ज्यादा पहला बेसिक, वाला ज्यादा पहला वाला बेसिक ज्यादा होगा, बेसिक। बहुत प्यारा, पहला वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि NMe2 यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा, नॉन रेजोनेटिंग है, नॉन रेजोनेटिंग, क्योंकि दोनों मिथाइल ने उसको फोर्स कर लिया होगा कि रेजोनेंस ना करो। सेकंड वाले में कम से कम नाइट्रोजन क्लोन पर रेजोनेंस में तो जा रहा होगा। कोई बोले सर NO2 का रेजोनेंस रुक रहा है Me और Me से, अबे तो क्या उखाड़ लिया तुमने? NO2 के रेजोनेंस को रोक के भैया तुमने इस जो NMe2 की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उससे थोड़ी कुछ कर पाए हो। क्या समझ गए दोस्त? कि ठीक है वो अपनी जगह पे सही है कि NO2 का रेजोनेंस दोनों मिथाइल मिलकर रोक दे रहे हैं SIR इफेक्ट की वजह से, लेकिन मेरे भाई इस नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ी रुक जाएगा रेजोनेंस करना। ठीक है दोस्त? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और यहाँ पे Yes, sir. ये रेजोनेटिंग है, तो रेजोनेटिंग है इसलिए हम बोलेंगे कि ये लेस बेसिक है, तो पहला वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक की बात कर रहे हैं, बाकी और अपने आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तुम बोलोगे सर SIP तो एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स लगा के तो आपने अभी बताया ही नहीं, हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। एनिलीन वाला SIP आपने पढ़ाया नहीं, हमने कहीं बुक में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं या नहीं पढ़ाया होता है। SIP देख लो, समझ जाओगे सब कुछ। वही SIP का उल्टा हमने करके रखा है। रिकॉल करो कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो ब्लैक पेन से इधर लिख रहे हैं हम, एनिलीन लिखा है, और एनिलीन के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्थो पोजीशन पे एक बार ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ज्यादा बेसिक कौन होगा? पहला वाला। पहला वाला। बहुत प्यारा दोस्त, इन्होंने बोला पहला वाला, सबने बोला पहला वाला ज्यादा बेसिक है। इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब दोनों नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दो पहले। दोनों नाइट्रोजन को अगर प्रोटोनेट कर दो तो ये सब बन जाएंगे NH3+। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमने दोनों नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दिया होता, और Me यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता NH3+, और पहले वाले में भी NH3+, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों NH3+ में ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक दूसरा H+ वाला। निकलने, दूसरा वाला। दूसरा वाला ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक, कोई बोले क्यों? पहली बात तो हमने ये बोला है कि NH3+ है। Conjugate acid. हाँ नहीं NH3+ है, एसिडिक की बात कर, रुक जाओ भैया। NH3+ मिथाइल जो बल्कि ग्रुप है, मिथाइल भी टेट्राहेड्रन है, NH3+ भी टेट्राहेड्रन है, दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा। जब दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा तो मिथाइल बोलेगा ऐसा है भैया कि हम तो हैं टेट्राहेड्रन, परफेक्ट है मेथेन, हम नहीं टूटने वाले। NH3+ को बोलेगा कि देखो तुम रिड्यूस हो सकते हो, तुम अपना साइज रिड्यूस कर सकते हो। NH3+ को बोलेगा क्यों से, कैसे रिड्यूस कर सकते हो? अबे H+ रिलीज कर दो, तुम अपना साइज रिड्यूस कर लोगे। तो मिथाइल उसको फोर्स करेगा कि तुम NH3+, तुम दो डूड अपना तुम साइज छोटा कर लो, एक H अपना रिलीज कर दो H+। तो इसका मतलब NH3+ का H+ का रिमूवल सेकंड वाले में इजी है ड्यू टू SIR इफेक्ट ऑफ मिथाइल। तो इसका मतलब सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है, और सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब इसका कंजुगेट बेस H+ हटाने के बाद जो बना होगा, क्या वो ज्यादा, एक मिनट, कुछ गलत बता दिया क्या दोस्त? वीक हो जाएगा वो। हाँ वीक हो जाएगा ना, वीक बेस हो जाएगा दोस्त। यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे सबको समझ में आ रहा है भैया ये कि रिपीट Yes, sir. करें? किसी को रिपीट Yes, करवाना है? समझ गए? No, sir. समझ गया। No, sir. अच्छा ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। लो ऑर्थो इफेक्ट आ गया, SIP इसी को बोलते हैं, SIP। सुनिए, ये जो हमने ग्रीन पेन से जो मॉलिक्यूल बनाए हैं 1 2 3,
अगर इनको ध्यान से देखोगे तो अगर इन NH3 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस को हम H प्लस हटा के NH2 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 कर दें और उनमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा लें, अरे तो एनिलीन के ऑर्थो डेरिवेटिव की ही तो बेसिक स्ट्रेंथ है, ये है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yes, sir. हाँ, तो एनिलीन के ऑर्थो डेरिवेटिव की बेसिक स्ट्रेंथ है, उसी को उल्टा करके हमने तुम्हें दे दिया है, जानबूझ के उसका उसका आंसर लिख दिया है हमने। उसका आंसर लिख के उसके जो एनिलीन के ऑर्थो इफेक्ट का जो आंसर है, उस आंसर को लिख के हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। क्या करते हैं, जब एनिलीन लिखे होते हैं तो उनको पहले प्रोटोनेट कर देते हैं, प्रोटोनेट करके NH3 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस कर देंगे, तो सारे नाइट्रोजन क्या हो गए, टेट्राहेड्रन हो गए, सारे के सारे नाइट्रोजन टेट्राहेड्रन हो गए। अब टेट्राहेड्रन होने के बाद जब तुमने मिथाइल लगाना शुरू किया, तो जब दो दो मिथाइल लगा दोगे तो दोनों मिथाइल बोलेंगे भाई हम भी टेट्राहेड्रन, भाई तुम भी टेट्राहेड्रन। तो बोलेंगे देखो मिथाइल तो अपना H नहीं रिलीज कर सकता क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड प्योर होता है। ये जो NH3 प्लस है, तो दोनों मिथाइल बोलेंगे दोस्त पहली बात तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज ये कि तुम अपना H को H प्लस के फॉर्म में रिलीज कर सकते हो, तो हमारे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से तुम NH3 प्लस को फोर्स करेगा कि तुम अपना H प्लस रिलीज कर दो, तो जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट लगेगा उतना इजीली NH3 प्लस अपना H रिलीज कर देगा। तो मोस्ट एसिडिक थर्ड वाला होगा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। Yes, और sir. Yes, sir. अगर ये थर्ड वाला मोस्ट एसिडिक हुआ, तो इसका मतलब ये है दोस्त, इसका साफ साफ ये मतलब है कि H प्लस निकलना इजी है। तो अगर Yes, बहुत sir. एसिडिक हुआ तो Yes, इसका बेस जो रहा होगा वीकेस्ट बेस रहा होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो वीकेस्ट sir. बेस रहा Yes, होगा। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको समझ में आ गया एनिलीन का ऑर्थो इफेक्ट दोनों मिथाइल की वजह से Yes, sir. है। Yes, sir. और Yes, इसी sir. को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का ना होना, क्या मतलब है इसका? अरे मान लो तुम NH2 लगाए होते, NH3 प्लस नहीं होते, NH2 होता, तो भैया नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करने जा रहे हो तुम, तो जिनमें दो दो मिथाइल लगे हैं वो बोलेंगे साले हम प्रोटोनेट ही नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर तुमने प्रोटोनेट करके NH3 प्लस बनाया तो हम फिर फोर्स कर देंगे कि प्रोटोनेशन अनप्रोटोनेटेड हो जाए। तो समझ में आ रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन मतलब क्राउडिंग की वजह से या स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का रुक जाना या प्रोटोनेशन का इनहिबिट हो जाना, यही तो SIP इफेक्ट है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये Yes, sir. डायरेक्टली SIP इफेक्ट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर में करने में हेल्प कर रहा है? क्लियर हो गया भैया? Yes, Yes, sir. बस Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जो SIP इफेक्ट का हमने पीछे एक्सप्लेनेशन के लिए जगह छोड़ रखी थी, अब वहां फिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, बहुत sir. प्यारा sir. दोस्त। और ये दूसरा वाला एग्जांपल देख लो, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप कंपेयर कर लिए तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें से H प्लस निकलना उतना ही इजी होगा। इसका मतलब ये है कि H प्लस हटाने के बाद जो रहा होगा स्पीशीज, उसका प्रोटोनेशन उतना ही डिफिकल्ट होगा। अबे जब H प्लस का निकलना जितना इजी है, इसका मतलब है उसका लगना उतना ही डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि अगर तुमने लगा दिया तो फिर निकल भी तो जा रहा है इजीली। समझ रहे हो दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक ये लास्ट वाला आएगा, H प्लस हटा दोगे तो है भैया, समझ गए? Yes, समझ गए दोस्त? Sir. Yes, sir. और Yes, sir. और एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात ही कर रहे हो, एसिडिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक अपने आप तो ये ज्यादा एसिडिक होते चले जाएंगे। इसका मतलब है इतना ज्यादा एसिडिक जितना है उतना ही ज्यादा SIP भी तो लग रहा है। कोई बोले इतना ज्यादा एसिडिक है, क्या उतना ज्यादा SIP भी तो लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन? क्योंकि एसिडिक का मतलब है कि H प्लस निकलना इजी है, H प्लस का निकलना इजी है मतलब H प्लस का एडिशन उतना डिफिकल्ट है, तो SIP इफेक्ट Yes, sir. डोमिनेटिंग Yes, sir. उतना ही ज्यादा डोमिनेटिंग SIP इफेक्ट लग रहा है दोस्त। समझ गए सब कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, ऑर्थो sir. इफेक्ट, SIP इफेक्ट, SIR इफेक्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया। और सुनो, अभी हाइपर कंजुगेशन चल रहा था, हाइपर कंजुगेशन भी फिनिश कर दें जिससे नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म चले। तो क्या हाइपर कंजुगेशन ये हो चुका है दो तरीके कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और Yes, आयनिक sir. मैकेनिज्म दोनों? Yes, sir. yes, sir, हो गया. Yes, sir, हो गया. अच्छा, तो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और सर स्टेबिलिटी NH2 ऑफ के केस में SIR इफेक्ट तो नहीं लग रहा था?
NH2 के केस में एक्चुअली उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हम लोग, है ना। NH2 के केस में क्या है कि वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल होता है, उसको इससे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने को उससे भी कर ले जाएंगे, अभी जैसे मतलब पूछोगे तो बता तो देंगे ही, लेकिन आप ऐसे पहले याद कर लो, पहले इससे कन्विंस हो जाओ, फिर वो भी बता देंगे। ठीक है दोस्त, पहले कन्विंस हो जाओ, क्योंकि वो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, सोचने में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगता है जो अभी हम बताएंगे आपको। इसलिए क्या है, पहले जो एब्सोल्यूट मेथड जो हर जगह लिखा होता है उसको समझ लो, फिर हम अपना तरीका बता देंगे आप जो पूछ रहे हो। ठीक है दोस्त। यस सर। चलिए, हमने ये बोला है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा एच से देखते हो, हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऐसे ही करके, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ अल्फा एच देखोगे तो भैया पहले वाले में 0, फिर 3, फिर 6, फिर 6, फिर 6, और क्या, फिर 6 ऐसे आ रहे हैं। सॉरी 2 आ रहे हैं इसमें। थर्ड वाले में 2। यस सर, थर्ड वाले में 2। ये समझ में आ रहा है भैया। और लास्ट में कितने आ रहे हैं, इसमें 9 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 2 2 4 और 6 4 10 आ रहे हैं। 10 आ रहे हैं। और इसमें कितने आ रहे हैं, 11, और इसमें 12। यस सर। तो क्या नंबर ऑफ Yes, अल्फा एच के बेसिस पे ये 12, 11, 10 और 9 वाले कर लोगे। 12 वाला यस मोस्ट सर। स्टेबल, Yes, फिर sir. 11, Yes, फिर 10, फिर 9, और 9 के बाद फिर लीस्ट वाला आएगा 0 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। ये 6 6 6 में अगर आप देखोगे एक सिस टू ब्यूटीन है, एक ट्रांस टू ब्यूटीन है, और एक ये वाला है। इनमें कंपेयर करवाया हमने क्या? Yes, sir. यस सर कराया। yes, yes, sir. Yes, sir, हाँ, कराया। तो बस Yes, sir. बहुत Yes, प्यारा sir. हो गया। ये लो नीचे कराया भी है, फ्लो ऑफ रेजोनेंस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रेजोनेंस, ऐसे करके कराया होगा ना, तो हो चुका है, तो अच्छा है। Yes, sir. मतलब ये ज्यादा Yes, sir. स्टेबल है, फिर ये भले इनमें 6 6 6 अल्फा एच है। एच ओ एच कंपेयर करते हैं, ये नहीं पढ़ा है, इसलिए ध्यान से देखना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ध्यान से देखो, अभी है हमारे पास टाइम है भैया, अच्छा खासा टाइम है, चुपचाप बैठे रहो, हम सब पढ़ा देंगे। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा नहीं है, ध्यान से सुनो दोस्त। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन को HOH से भी लिखा जाता है। अच्छा, कोई भी चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उसको और स्टेबल होने में थोड़ी कम, जैसे कोई बोले कि एक चीज की पोटेंशियल एनर्जी है सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी है मतलब -50, और एक की पोटेंशियल एनर्जी है -30। दोनों को स्टेबल स्टेट में जाते हुए -100 पे जाना है। तो -100 मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है। तो भैया जो ज्यादा स्टेबल है पहले से, -50 वाला पहले से ही ज्यादा स्टेबल है, वो कम एनर्जी रिलीज करेगा ना। -50 से -100 जाएगा, जो पहले से ही स्टेबल है वो तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। समझ रहे हो दोस्त। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. -30 से जब -100 पे जाओगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। कोई बोले दो पर्टिकुलर स्पीशीजेस हैं, एक की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी -50 है, एक की पोटेंशियल एनर्जी -30 है। कोई बोले सर दोनों स्टेबल है, ठीक है मान लिया। कोई बोले ये और स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं, और उस स्टेबल स्टेट में दोनों स्पीशीजेस सेम स्पीशीजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी -100 हो रही है। तो जो ज्यादा स्टेबल पहले से है वो और ज्यादा स्टेबल स्टेट में जाएगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा ना, क्योंकि पहले से ही वो बहुत लोअर एनर्जी पे था। ठीक है दोस्त। यस सर। यस सर। और अबे हेलो, समझ में आ रहा है भैया। Yes, sir. Yes, यस सर आ रहा। Yes, sir. yes, यस हाँ, सर आ और रहा। जो अनस्टेबल है वो जब मोर स्टेबल में जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। देखो दोस्त, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच एक मल्टीपल बॉन्ड पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जैसे एक एल्कीन लिखी है, एल्कीन पे हमने क्या किया, H2 से रिएक्शन करा दी, फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम, ऐसे करके। तो डबल बॉन्ड टूट के H और H लग गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो गए, मतलब डबल बॉन्ड का टूट के H का लगना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। एल्केन बन गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर अ मल्टीपल बॉन्ड लाइक एल्कीन या अल्काइन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब डेल्टा H हाइड्रोजनेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव जानते हो क्यों होती है? कोई बताओ क्यों होती है, जल्दी बताओ। एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज। क्यों 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 जल्दी बताओ क्यों बे। रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि वो अनस्टेबल है, ज्यादा होती है क्योंकि वो कोई बात अनस्टेबल नहीं है, बेटा, हम तभी बता रहे हैं ना फॉरवर्ड दोस्त। होगा। तुमने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं।
तुमने पाई बॉन्ड वीकर होते हैं, वीकर बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, सपोज करो 50 किलो जूल एनर्जी लगी, तो भैया सिग्मा बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं ना, तो भैया तुमने एक बॉन्ड तोड़ के दो बॉन्ड बनाया है, तो वैसे ही तुमको लग नहीं रहा है ज्यादा स्टेबल हो रहा है ये, तो एनर्जी रिलीज होगी, ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ा है और आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड के बनने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन। ठीक है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कैसे करते हैं अल्कीन्स में। लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। अब एक डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो समझ में आ रहा है, जितने डबल बॉन्ड तोड़ोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाओगे उसी के प्रोपोर्शन में। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, सुनो, sir. अगर कोई बोले आइसोमरिक एल्कीन की बात करते हैं, आइसोमरिक एल्कीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सेम मॉलिक्यूलर मास वाली, तो उनमें जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलती है। जैसे कोई बोले सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। अच्छा, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन दोनों को हाइड्रोजनेट करोगे तो क्या तुमको पता है सिस टू ब्यूटीन का मतलब है कि CH3 ऐसे C डबल बॉन्ड C और Me और H और H, और ट्रांस टू ब्यूटीन का मतलब है C डबल बॉन्ड C Me और HH। ठीक है दोस्त, ये समझ रहे हो बे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाइड्रोजनेट करोगे तो क्या N ब्यूटेन बनेगा दोनों केस में? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा Yes, सर, sir. बनेगा sir. बनेगा Yes. सर, बनेगा sir. N ब्यूटेन बनेगा। कोई पूछे इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बनाओ, बताओ, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, दोनों ही फाइनली कन्वर्ट हो रहे हैं N ब्यूटेन पे किसी ग्राउंड एनर्जी लेवल पे, और पहले सिस टू ब्यूटीन की एनर्जी ज्यादा थी, ट्रांस वाले की कम थी। सिस टू ब्यूटीन की रही होगी सपोज करो -30, और ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल था तो पहले ही -50 था उसका, और दोनों फाइनली किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं सपोज करो -100 में, ऐसा मान लो, तो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी, सिस वाले में रिलीज होगी या ट्रांस वाले में रिलीज होगी? Cis वाले में। वाले में सिस वाले में ना। तो यही तो रीजन है, यही तो हमने आपको बताया, जो पहले से ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आइसोमरिक एल्कीन्स में देखोगे तो जो पहले से ही ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब पहले ही मिनिमम एनर्जी लेवल में होगा, हाइड्रोजनेट होने के बाद वो एल्केन बना रहा है, सेम एल्केन बना रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए दोस्त, ये ऊपर हमने आपको बताया हुआ है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, आइसोमरिक एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगा, क्योंकि पहले ही से ही वो स्टेबल स्टेट में था। ठीक है दोस्त, ये समझ में आ गया फॉर्मूला? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अबे तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनमें कंपेयर करना है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लो। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखोगे तो यहाँ 0, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, सॉरी अल्फा H 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 6 6 6, इसमें कितने हो जाएंगे 3 3 6 2 8, ठीक है, इसमें 9, इसमें 12। क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनके बेसिस पे कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, प्रॉब्लम इन तीनों में आएगी, इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाईएस्ट किसका होगा? 4 5 6 में किसका होगा हाईएस्ट? तो 4 का, फोर्थ का हाईएस्ट होगा। बहुत प्यारा दोस्त, फोर्थ का हाईएस्ट होगा। मतलब फाइनल आंसर कितना है? 9 का हाईएस्ट है, फिर 8 का है, फिर 7 का है, 7 के बाद फिर आएगा फोर्थ का, समझ रहे हो? फोर्थ के बाद फिफ्थ का, फिफ्थ के बाद 6 का, 6 के बाद कुछ गड़बड़ बता दिया क्या? उल्टा बता रहे हैं वे। हेलो, जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा ना दोस्त? Yes, तो sir. Yes, 9 का कम होगा, Yes, sir. Yes, sir. 9 वाले का सबसे कम होगा, फिर किसका होगा? 8 का, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। यहाँ तक हो गया। 4 के बाद किसका आएगा? फिर 2 का, फिर 3 का, और फिर 1 का। देख लो ना। Yes, sir. Yes, sir. अरे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी थी कि नहीं थी? Yes, डबल sir. बॉन्ड तो सब में yes, sir. सेम है बे। Yes, sir. ठीक है Yes, sir. दोस्त, Yes, sir. चलो इसमें कंपेयर करो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनमें कंपेयर करो।
जल्दी बताओ दोस्त। अबे अल्फा एच नहीं खोजोगे साले, अल्फा एच नहीं खोज पा रहे हो तुम लोग। सब 1 ग्रेटर देन 1 1 ग्रेटर देन 2 1 2 3 पहले वाले में 1 कितना 2 अल्फा 3 एच है? 1 2 3 होगा। 4 अल्फा एच है। दूसरे में कितना अल्फा एच है? 7 अल्फा एच है। 7 तीसरे वाले में कितना है? 10 10 10 तो अल्फा एच इतने हैं, तो अल्फा एच जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है और उतना ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है बच्चा? हीट ऑफ Yes, sir. हाइड्रोजनेशन इनमें Yes, sir. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनमें कंपेयर करो, जल्दी करो जल्दी करो। एक तो थी कार्बन 2 3 कार्बन 2 3 हाँ तो अल्फा एच बता दो। 3 का सबसे ज्यादा पहले होगा। में अल्फा एच बता दो, अपने आप समझ जाओगे। अल्फा एच पहले एक ही डबल, पहले तो एक देख लो, 14, एक ही डबल 14 बॉन्ड है पहले वाले में, बता रहे हैं 2 2 4 2 8 है ना पहले वाले में। अबे 2 2 4 2 6 2 8 होगा। दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे? 10 10 अल्फा एच। 10 और थर्ड वाले में अल्फा एच की बात छोड़ो, थर्ड वाले में दो डबल बॉन्ड बॉन्ड है, 2 दो हो बॉन्ड गए। है। 2 डबल बॉन्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली सिंगल डबल बॉन्ड वालों से ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। अल्फा एच तो बाद में कंपेयर करते हैं जब सिंगल डबल बॉन्ड होता है। तो क्या इसका आंसर 3 फिर 2 फिर 1 आएगा दोस्त, क्योंकि 2 2 डबल बॉन्ड हो गए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. क्या 3 1 2 आएगा। 3 Sir, 1 2 3 1 आएगा। 2 होगा 3 1 2 होगा। 3 Yes, 1 sir. 2 Yes, sir. 3 1 2. Yes, sir. 3 1 2. गलती हो गई। 3 1 2 बहुत प्यारा दोस्त। 3 1 2 ठीक है, बहुत अच्छा। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बताओ भैया। डबल बॉन्ड देखो, सुनो, तीसरे वाले में 3 डबल बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन 1 और 2 में देखोगे तो सुनो तो 2 2 डबल बॉन्ड है, और दोनों डबल बॉन्ड में सेकंड में कंजुगेशन है। कंजुगेटेड डाइन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड डाइन। ये कंजुगेटेड है ना, रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग डाइन। तो कंजुगेटेड डाइन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड डाइन। अलग अलग जो डबल बॉन्ड है, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो क्या अगेन 3 1 2 आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अबे जो डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा होगा, नहीं समझ रहे हो क्या बेटा? समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत प्यारा दोस्त। Yes, sir. थर्ड वाला बताओ, जल्दी बताओ थर्ड वाला। अरे आज भी रह गया यार, खत्म नहीं हो रहा है हैं? सर 1 2 3 सर 1 Sir, 2 1 2 3 आएगा। Sir, 1 2 3 आएगा। 1 2 3 1 2 3 बहुत प्यारा दोस्त। 1 2 3 हो गया। चलो फोर्थ वाला बताओ भाई। सर 3 2 1 सर 3 2 1 3 की हाईएस्ट होगा, फिर 2 1 2 1 2 में अल्फा एच तो देख लो, 2 में अल्फा एच 8 है, 1 वाले में अल्फा एच कितने हैं? 2 2 4 5 हैं, 5 है। 5 है। तो 3 1 2 आएगा। यस सर 3 1 2 यस सर Yes, sir. Yes, sir. अरे अल्फा एच नहीं खोजना जानते हो क्या भैया? कर लेते हो ना? चलो Yes, sir. पांचवा क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ अरे मेरे दोस्त, डबल बॉन्ड 4 4 4 सब में है। अब किसी में अगर कंजुगेशन है तो महाबर्बाद स्ट्रक्चर है वो। कंजुगेटेड अगर हो गया तो मतलब वो बेकार है। सबसे पहले तो देखो, जो हमने पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरा का पूरा आइसोलेटेड है, पूरा का पूरा आइसोलेटेड है, मतलब लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाईएस्ट होगा पहला वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, yes, sir. दूसरे वाले में भी नहीं, दूसरा थोड़ा बताओ तुम लोग। फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर तीसरा Yes, वाला, sir. 2 1 तीसरे वाला सबसे कम, तीसरे वाला सबसे कम होगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको ये? Yes, sir. चलो 6 वाला बताओ जल्दी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कंपेयर कर रहे हैं, HOH। लास्ट वाला बताओ। सर 1 3 2 सर 1 3 2 डबल बॉन्ड एक है सब में, अल्फा एच चेक कर लो, अल्फा एच। सर 2 1 तो पहले वाले में 3 अल्फा एच है, 2 1 3 होगा। दूसरे वाले में 6 2 8 2 10 अल्फा एच है, 3 वाले में सिर्फ 4 अल्फा एच है। तो 2 क्या करो भाई, 2 1 3 में ऑर्डर कैसा, कहाँ ग्रेटर कहाँ लेस? HOH पूछ रहे हैं हम, HOH। सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिलीज होगी, क्या वो 3 में रिलीज होगी? सब 3 में होगी। 3 की होगी। एनर्जी रिलीज। HOH का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होना दोस्त।
इतना समझ में आ गया HOH कैसे कंपेयर कर रहे हैं एल्कीन्स में? दोस्त आगे बढ़े। सर 3 में स्टार्ट होगी कि 1 में आ जाओगे? वन में होंगे। अबे यार तो उल्टा हो गया तुम लोग यार, भाई बहुत टेंशन दे रहे हो हमको। एक बार बताते नहीं हो, 312 उल्टा लिख दिया हमने। अरे 1 वाला स्ट्रक्चर सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 में हाईएस्ट होगी मेरे दोस्त, फिर आएगी 3 में, फिर आएगी 2 में। है अरे सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा Yes. आएगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। अब आते हैं पेज नंबर 77 पे। लिखा है कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। और ये फैक्ट बेस्ड है क्योंकि यहाँ पे डेटा बताने जा रहे हैं। देखो यार क्या है कि बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें आपने जीओसी में पढ़ ली, कुछ डेटा बेस्ड बातें भी कर लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो डेटा बेस्ड बातें जब करेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में, तो देखो उस डेटा को पहले स्मूथ बनाते हैं हम लोग। ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, याद करना है, इसको याद करना है, आज जाके रिवाइज करना जरूर। 8 बजे तक क्लास है ना भैया? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, Yes, sir. तो 10 मिनट हैं अभी, हम इसमें पढ़ाएंगे। और आज बिना इसको रिवाइज किए मत सोना, क्योंकि अगर तुमने बिना रिवाइज किए सो गए तो बहुत सारा फैक्ट, SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट और बहुत कुछ इसमें से मिस कर जाओगे। HOH मिस कर जाओगे, HOC मिस कर जाओगे, HO कंबशन भी बताएंगे। देखो लिखा है निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ऐसे जो भी लिखे हुए हैं, H2 के साथ रिएक्शन कराया तो पहले वाले फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो भैया डबल बॉन्ड टूट गया, हीट रिलीज हुई है -28.5 किलो कैलोरी पर मोल। याद रखना है इसको, कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, घबराओ नहीं, कई बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, और थर्ड वाले में क्या है, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन सेकंड और थर्ड में डिसिमिलैरिटी क्या है कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। कंजुगेटेड सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबल सिस्टम होता है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड सिस्टम। Yes, होता है कि नहीं Yes, होता? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, बहुत प्यारा। सेकंड वाले में तो हीट कितनी निकलेगी, जब दोनों आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है तो जो पहले वाले स्ट्रक्चर की जस्ट डबल हीट निकलेगी दोस्त, सेकंड वाले में जस्ट डबल हीट। Yes, अरे -28.5 Yes, इंटू 2 sir. हो जाएगी हीट, Yes, sir. जिसको बोलेंगे -57, क्योंकि पहला वाला और सेकंड वाला जस्ट आइसोलेशन के स्टेट में एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड है। ठीक, थर्ड वाले में एक्चुअली में क्या होता है कि ड्यू टू कंजुगेटेड सिस्टम, थर्ड वाला स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन मोर स्टेबल स्टेट। ऑलरेडी वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल स्टेट में है थर्ड वाला स्ट्रक्चर, है कि नहीं भैया? जब ऑलरेडी वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में है, स्टेट में है, तो उसमें -57 हीट नहीं निकलेगी, क्योंकि भाई वो पहले से ही सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में लोअर स्टेबल, मतलब उसमें है मोर स्टेबल स्टेट में, तो हीट उससे कम निकलेगी। अभी आपको बताया था जो पहले से ही ज्यादा स्टेबल होते हैं फाइनली वो कम हीट निकालते हैं, तो क्या कम निकलेगी? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, दोस्तों, sir. इसमें हीट निकलेगी -55.2, ये फैक्ट है। तो कोई बोले अच्छा, तो इसका मतलब है सेकंड वाले से थर्ड वाले में जो हीट का डिफरेंस है, वो हीट का डिफरेंस जस्ट इसलिए है क्योंकि थर्ड वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब थर्ड वाले की रेजोनेंस एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं कितना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो बोलोगे थर्ड स्ट्रक्चर इज एक्स्ट्रा स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड स्ट्रक्चर विद दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये डिफरेंस जो आएगा इसका, जिसकी वैल्यू 2.2 होगी। नहीं समझ रहा भैया? हेलो, तो Yes, sir. बोलोगे कि ऑल्दो, Yes, sir. तो ऐसे बोलोगे सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर दोनों में ही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर इज एक्स्ट्रा स्टेबल बाय 2.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी एज कंपेयर टू सेकंड स्ट्रक्चर, बिकॉज थर्ड स्ट्रक्चर में कंजुगेटेड सिस्टम है, एक्स्ट्रा स्टेबल सिस्टम है। तो कोई पूछे आज के बाद थर्ड स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, रेजोनेंस एनर्जी, तो बोलोगे 2.2 किलो जूल पर मोल, क्योंकि थर्ड स्ट्रक्चर जैसा ही उसी का एक आइसोमर लिया गया जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी 57 रिलीज हो रही थी, और इसमें -55.2। कुछ फैक्ट समझ में आया भैया? फैक्ट बेस्ड कुछ आया भैया? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो हाँ दोस्तों, थेरेटिकली भी इसको समझा सकते हैं, लेकिन थेरेटिकली समझाने के पहले एक बार फैक्ट देख लो। फैक्ट देखोगे थेरेटिकली ज्यादा मजा आएगा। अब कोई बोले सर ठीक है चलिए हमें दो समझ में आ गया। थर्ड वाला बेंजीन पे आते हैं। अरे बेंजीन में कंजुगेटेड सिस्टम तो होता ही है, साथ साथ एरोमेटिसिटी भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि 3 डबल बॉन्ड है, तो हमें लग रहा है एनर्जी निकलनी चाहिए -3 इंटू 28.5। किससे कंपेयर किया है? पहले वाले स्ट्रेस 28.5 का 3 टाइम्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इतनी निकलेगी नहीं, क्योंकि तीनों डबल बॉन्ड यहाँ पे कंजुगेशन में है और रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की ज्यादा होती है। मतलब बेंजीन ऑल्दो 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन वो ऑलरेडी इज इन मोर स्टेबल स्टेट ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। तो एक्चुअल एनर्जी जो निकलती है उसकी वैल्यू होती है -49.5 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल। तो कोई बोले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं निकली, -80.5 नहीं निकली, ये ना 49.5 आ गई। तो इसका मतलब बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल बाय 36 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। और ये आपको हमने एक दिन बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया था, ये पढ़ाया नहीं था? बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, Yes, sir. नहीं कराए हैं? यस सर Yes, sir. कराया Yes, sir. यस सर तो कराया उस टाइम sir. आपको बताया था कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। और ये कैसे आपने ऑब्जर्व किया? इसका मतलब है बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल बाय 36 किलो कैलोरी पर मोल एज कंपेयर टू 3 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इसका मतलब है कि भाई एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जो निकल रही थी उसको -28.5 बोल रहे थे। दो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड अगर है तो उनकी अगर एनर्जी रिलीज होगी, मतलब हाइड्रोजनेट करने में, -57 निकलेगी। लेकिन अगर कंजुगेटेड है तो कंजुगेटेड वाले पहले से ही ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो हीट कम निकलेगी। और जितना ज्यादा रेजोनेंस या कंजुगेशन होगा, वो मॉलिक्यूल पहले से ही मोर स्टेबल स्टेट में होगा, तो हाइड्रोजनेट करने के बाद एनर्जी कम निकलेगी। ये फैक्ट बेस्ड डेटा समझ में आ रहा है बच्चा? है दोस्त? एक बार Yes, तुमको sir. इसको पढ़ना Yes, sir. पड़ेगा। तो इसी को ग्राफ के फॉर्म में बता दिया हमने। अगर याद नहीं कर सकते तो ये ग्राफ थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा अपीलिंग सा अच्छा सा लगता है ग्राफ बनाना, कि हमने लिखा है वाई एक्सिस पे एनर्जी, है ना, एनर्जी लिखा है, इसी में आप रेजोनेंस एनर्जी एनर्जी सब ठीक है। एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूल लिखे हैं। हमने क्या बोला है? सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन लिख दिया हमने। साइक्लोहेक्सीन मतलब एक डबल बॉन्ड को मतलब तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली सब का सब साइक्लोहेक्सेन में जाएगा। अबे ये साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी है ना, ये सब की सब। यस सर यस सर अबे सारे बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में हम एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये डबल बॉन्ड तोड़ के इससे बन जाएगा 6 नंबर की रिंग, ठीक है। Yes, तो sir. Yes, sir. कोई Yes, sir. बोले दोस्त Yes, एक sir. डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में हीट कितनी रिलीज हो रही है हाइड्रोजनेट करने में? 28.5। कोई बोले दो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, इनको हीट करने में कितनी निकलेगी? 2 इंटू 28.5। लेकिन दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं तो हीट एक्चुअली में निकल रही है 55.2। और अगर बेंजीन हो गया जिसमें 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है तो ये हो जाती है 49.5। अब इसी से आप इनकी रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हो। पहली रेजोनेंस एनर्जी कितनी निकलेगी अगर इस वाले मॉलिक्यूल की? तो इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी आएगी 2.2। हेलो, नहीं समझ रहे हो भैया? Yes, sir. और ऐसे Yes, हाँ, sir. तो ऐसे ही रेजोनेंस एनर्जी निकाल लोगे, इसको याद कर लोगे भैया, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को बताना जरूरी था क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई बोले सर हम इस फैक्ट में हमें प्रॉब्लम, मतलब हम याद नहीं करेंगे, तो याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कुछ समझ गए भैया? ठीक है, अब बस Yes, 2 sir. मिनट और देख लो। Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट और Yes, देख sir. लो। अरे Yes, 2 sir. मिनट नहीं भैया, ओहो, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी रह गया, कोई बात नहीं। चलो देखो, देख लो, कुछ रहा नहीं है। हीट ऑफ कंबशन देखिए, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में देखोगे तो लिखा हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अरे CO2 बनती है ना, जितनी ज्यादा CO2 बनती है उतनी ज्यादा हीट निकलती है। आपको पता है CO2 ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, हीट को पकड़ के रखता है, ट्रैप करके रखता है। जितनी ज्यादा CO2 होती है उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन में, उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होएगा। समझ रहे हो भैया? Yes, sir. Yes, sir. हीट ऑफ Yes. कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। और अगर आइसोमरिक एल्कीन पे आ जाओगे जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं,
तो आइसोमरिक एल्कीन्स पे आ जाओगे, आइसोमरिक एल्कीन्स पे जो भी हैं, तो उसमें क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, पहले से ही वो मिनिमम एनर्जी पे है, तो हीट करोगे या बर्न करोगे तो थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगी ना। और कंबशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लाइक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसा ही है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा कंबशन। तो ये जो एल्कीन्स लिखी हैं इनकी स्टेबिलिटी हम पहले ही अभी बता चुके हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो उसके बेसिस पे कंबशन बता सकते हो? Yes, sir. गलत Yes, है, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ कार्बन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड सब में एक आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने आ रहे हैं, कार्बन कार्बन पहले तो डबल बॉन्ड देखो, स्टेबिलिटी नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर अगर 4 कार्बन देखोगे सिर्फ ये 3 आएंगे, ये सब में 4 कार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन बाकी सब में तो मेरे ख्याल से कार्बन ही वेरी कर रहे हैं, मतलब ये सॉरी ये 4 मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन है। छठा वाला भी हाँ, ये 3 4 5 6 इनमें 4 कार्बन है। इनमें तुम्हें स्टेबिलिटी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब में नंबर ऑफ कार्बन वाला ही डोमिनेट कर जाएगा। तो हीट ऑफ कंबशन का 9th में हाईएस्ट होगा, Yes, sir. फिर 8th में, Yes, sir. फिर 7 Yes, में, sir. Yes, sir. 9 Yes, sir. 9 8 7 में इसलिए हाईएस्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। और 6 5 4 3 में कैसे हाईएस्ट होगा, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, है ना। और फिर 2 और 1 में नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। अरे समझ पा रहे हो दोस्त, कि बताएं आंसर? नहीं सर हो गया, नहीं सर नहीं हो सर गया। हो गया, नहीं सर हो गया। बहुत प्यारा दोस्त, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, लिखा हीट ऑफ कंबशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। तो इसमें एल्कीन्स में पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लो, कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कर लोगे वे, अभी भेज देंगे, हो जाएगा। Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है ठीक है। Yes, sir. 79 पे देखिए, लिखा है इसमें हाइपर कंजुगेशन फेनोमेना कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड बनेंगे, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी। ये क्लास में हम करा चुके हैं खुद, हमको याद है, किया है ना ये, है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस कार्बोकैटायन में ये भी करा चुके हैं। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ऐसे ही चेक करते हैं। और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन एक पॉइंट रह गया है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में करा देंगे। ठीक है बच्चा, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए अब। नहीं है ना? No, sir. चलो दोस्त, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.